अस्सलाम वालेकुम। एक खूबसूरत सा मुकम्मल नावल आप सब के लिए जिसका नाम है सनम तराश, अस्कलम फलक तनवीर। तो फिर सुन लीजिए। आईने के सामने खड़ा वो अपने चेहरे को तक रहा था। हल्की बढ़ी दाढ़ी जिसकी 2 हफ्ते पहले हजामत की थी, यासियत भरी आंखें और इन आंखों तले गहरे हल्के। उसकी आंखों में रत जगों की सुर्ख डोरियां रक्सा थीं। कोई भी इसका ये हालिया हुलिया देख पहचान ना पाता कि वो ज़रक खान था। वो तो कोई लुटा पिटा जोगी था जिसका केसरी लिबास कई मील सफ़र की धूल से अपना रंग बदल चुका था। इसके हाथ में कशकोल ना था, क्योंकि वो कशकोल तो वो इसी के दर पर तोड़ कर आया था जिसके सामने इसने अपना कशकोल फैलाया था। आज की बात ना मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ है, ना मेरे ख़ानदान में से किसी का। अगर किसी ने तुमसे राब्ता किया या बात की तो इससे भी मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। इसके कानों में किसी हथौड़े की तरह ज़र्ब मालती आवाज़ें गूंज रही थीं। इसने गहरी सांस भरकर थूक निकला और गीले बाल ठीक करते पेशावरी चप्पल पहनकर बाहर निकलने लगा। कमरे से बाहर निकलकर एक तवील राहदारी थी जिसमें खामोशी और ठंड बैक वक्त महवे istirahat थी। राहदारी के पक्के फर्श पर हल्की सी धूल जमी थी। राहदारी के पार एक छोटा सा बरामदा था और 100 ईंटों से बना सहन। 4 दीवारी के करीब क्यारियों में फूल थे, अमरूद और अनार के दरख्त, जो बच्चे कभी कभी खुले दरवाजे को देखकर सारा खाली कर जाते हैं। जब वो घर को बाहर से ताला लगाकर निकल रहा था तो हस्बे मामूल गली में अनार के दरख्त की लटकती शाखों में अनारों को बच्चे डंडे से मार गिराने की कोशिश कर रहे थे। इसको देखकर भाग खड़े हुए लहजे भर के लिए हंसा था। इसको कासिम की अयादत करने जाना था। कासिम इसकी बड़ी खाला का नवासा था। जब वो यहाँ मुंतकिल हुआ था तो अतमान ज़ई में कासिम ही था जो इसके बुरे वक्त में इसके साथ था। कुछ दिनों से वो अपने नए मुजस्मे की तैयारी में मगन था। जब 2 हफ्तों से कासिम नहीं आया तो पूछने पर इसको पता चला कि वो बीमार है। ऐसा बीमार है कि डॉक्टरों को भी इसकी बीमारी का पता नहीं चल रहा। शेर पाओ LRH की चक्करें तक काटी, लेकिन बीमारी इसकी जान नहीं छोड़ दी। लोग तो कह रहे हैं कि जादू टोना हो गया। चलो अल्लाह शिफा दे। वो घर चला आया था। अभी दोपहर की धूप सिमट कर चबूतरों और मुंडेरों पर सरक रही थी। वो जब रुखसाना आपा के घर के दरवाजे पर पहुंचा तो इसने देखा कि इनके घर के में पड़ोस की औरतों का जमघटा था। वो वापस पलटने ही लगा जब इसको रुखसाना कासिम की माँ ने देख लिया। फ़ौरन इसके पास आई। इसने इन्हें सलाम किया। उन्होंने इसके माथे पर बोसा दिया। रुखसाना आपा इसकी माँ की हम उम्र की थी, तो उनके दरमियान खालाजाद वाला रिश्ता ना था। वो इसको कासिम जैसे ही समझती थी। आओ, वो इसको कमरे में ले गई। सहन में औरतें खड़ी चारपाई पर लेटे कासिम को देख रही थी और कुछ ने पलटकर इसको देखा। इसने पल भर को कासिम के सिरहाने कच्ची ज़मीन पर बैठी इस लड़की को देखा जिसने घुटनों में सर दिया हुआ था। इसके सर पर स्याह दुपट्टा था, मेहंदी रचे पैर मिट्टी से अटे थे। मैं शरबत लेकर आती हूँ। रुखसाना आपा इसको कमरे में बिठाकर बाहर चली गई। कमरा कच्चा था और यख भी। खिड़कियाँ खुली थीं और इसकी दीवारों पर सफ़ेद चूना था। इसने खुली खिड़की से देखा तो इस लड़की का रुख अब इसके सामने था। वो तहय्युर भरी नज़रों से बाहर हजूम को देख रहा था। वो किस लिए जमा थे और सहन में कासिम की चारपाई क्यों पड़ी थी? सवालात काफ़ी थे, लेकिन इसके जवाब अगर ख़ुद कोई देता तो ठीक, वगरना इसने जवाबात जानने की कोशिश नहीं करना थी। ये लो। आपा इसको शरबत का जाम देकर इसके साथ ही चारपाई पर बैठ गई। उनके चेहरे पर थकान के आसार थे। बाहर बेटी की चारपाई को देखते हुए उनकी आंखों में आंसू उमड़ने लगे और जब बोली तो इनकी आवाज़ भीगी हुई थी। ये 2 हफ्ते ऐसे गुजरे जैसे क़यामत, न दिन की खबर न रात की। जाने कौन सी बीमारी मेरे हंसते मुस्कुराते जवान बेटे को चिमट गई, किसी जिन की तरह। लोगों ने कहा कि जादू है तो पीरों की दरगाहों पर बैठी रही। फिर लोगों ने कहा कि बीमारी है तो अस्पतालों के चक्कर काटे। आपने मुझे बताया भी नहीं आपा। वो भीगे लहजे में बोलती आपा को बीच में नरमी भरे शिकवा कना लहजे में बोला। आपा ने सर झटक कर इसको देखा, हल्का सा मुस्कुराई। तुम पहले ही काफ़ी तकलीफ सह रहे हो। इनका अंदाज साफ जाहिर था कि वो बहुत खुददार औरत थी। तुम सोच रहे हो बच्चिया कि ये ख़वातीन क्यों जमा हैं? इसके सवालिया नज़रों में छुपे सवाल को समझकर उन्होंने पूछा था। दरअसल पुरानी मस्जिद के मौलाना साहब ने कहा कि उनका सर झुक गया। वो शर्म थी, पछतावा था या फिर झिझक, वो समझने की कोशिश कर ही रहा था कि इनके अगले जुमले ने इसका सांस तक खींच लिया। वो यकटक आपा का चेहरा देखे गया कि अगर कोई अपनी ज़िंदगी दान कर दे तो ठीक हो सकता है, बस चारपाई के गिर्द।
اگر وہ 3 چکر کاٹے تو بیمار کی ساری بیماری اس کو لگ جائے گی۔ ایسا کئی بار ہوا ہے، بہت کارگر بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ باچا خان مشہور سیاستدان کی بیگم نے بھی باچا خان کے لیے اپنی زندگی قربان کی تھی۔ ان کے گرد چکر کاٹ کر وہ بیمار ہو بیٹھی اور باچا خان صحت یاب۔ زرق کی نظریں فوراً کھڑکی کے پار گئیں جہاں وہ لڑکی ہنوز اسی انداز میں بیٹھی تھی، گھٹنوں میں سر دیے۔ وہ اپنے بھائی کے سرہانے اپنی زندگی قربان کرنے بیٹھی تھی۔ کیسی روایت تھی یہ، کیسی جہالت! اس نے گردن گھما کر پہلو میں بیٹھی آپا کے چہرے پر پچھتاوا دیکھا، لیکن ان کی آنکھوں میں ٹھہرے اس لڑکی کے عکس پر چارپائی پہ بیمار لیٹے بیٹے کا دکھ بھاری تھا۔ اس نے کہنا چاہا کہ کیسی جہالت ہے، لیکن کمرے میں اندر داخل ہوتے آپا کے دیور اور ان کے بیٹوں کو دیکھ کر آپا فوراً اٹھی۔ باہر صحن میں عورتوں نے راستہ دیا، گھٹنوں میں سر دیے۔ سیاہ دوپٹے والی لڑکی نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں کسی بھی احساس سے آ رہی تھیں، بالکل خالی، کھوکھلی، ویران آنکھیں۔ کچھ عورتوں نے پلو منہ پر رکھے تھے اور کچھ ایک دوسرے کے کانوں میں گھسی سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ آپا نے جھک کر لڑکی کے کان میں کچھ کہا تھا۔ اس نے اٹھ کر سر پر دوپٹہ ٹھیک کیا اور سر جھکا کر چارپائی کے گرد چکر کاٹنے لگی۔ زرق کے سینے میں درد اٹھنے لگا۔ یہ کیا جہالت تھی، کون سا علاج تھا؟ سراسر بدعت۔ پاس کھڑے لوگ تماش بین تھے اور تسبیح پڑھتے قاسم کے تایا اور ان کے بیٹے بھی۔ فوراً اٹھا اور جلدی سے باہر جانے لگا۔ آپا اس کو جاتا دیکھ کر رکیں اور اس کے پاس آئیں۔ رک جاؤ زرق، چائے چڑھا دی ہے میں نے، اور رات کا کھانا نہیں آپا، بس میں چلتا ہوں۔ اس نے جلدی سے ان کی بات کاٹ کر کہا۔ ایک دم وہ لڑکی ٹھوکر کھا کر گری۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو بیٹھ کر کراہتی اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو گھور رہی تھی۔ نظروں کی حدت پا کر اس نے سر اٹھا کر زرق کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ زرق غلط تھا، اس کی آنکھیں احساسات سے آری قطن نہیں تھیں۔ وہاں تو درد کا ایک بے کراں سمندر بہہ رہا تھا۔ زرق کو اس لڑکی کی آنکھوں سے خوف آیا۔ فوراً سے پیشتر وہ پلٹا تھا۔ وہ وہاں ایک پل نہیں رکنا چاہ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں وہی بازگشت گونج رہی تھی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ساری رات وہ اسٹوڈیو میں بیٹھا رہا، اس کا مجسمہ جس کے چہرے کے خد و خال میں اس نے محض آنکھیں بنائی تھیں۔ اس مجسمے کی خالی آنکھیں اس کو گھورتے رہیں۔ اس کے کانوں میں بہت ساری آوازیں گڈمڈ ہو رہی تھیں۔ کئی منظر اس کے آنکھوں کے سامنے تھے۔ اسے گھٹن سی محسوس ہوئی تو اس نے کھڑکیاں کھولیں اور لیٹ گیا۔ کھلی کھڑکی سے چاند جھانکتا رہا اور اس کی آنکھوں میں بے خوابی کھیلتی رہی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ لگی تھی۔ جب وہ اٹھا تو دیوار گیر گھڑی میں دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ وہ اٹھا اور باورچی خانے میں اپنے لیے چائے بنانے لگا۔ ایسے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک دینے والے ہاتھ عجلت پسند معلوم ہوتے تھے۔ وہ تیزی سے دروازہ کھولے نکلا باہر تو سامنے آپا سفید برقع پہنے کھڑی تھی۔ السلام علیکم آپا، آئیے۔ اس آپا کو راستہ دیا۔ آپا اندر داخل ہوئیں تو انہوں نے سر سے برقع اتارا اور گہری سانس لی۔ اللہ بخشے برکت ماما جی کو۔ ساری زندگی بے اولادگی کے تانے سنتے رہے اور آخر میں پورے خاندان کے سامنے کہہ دیا تھا کہ میرا تعلق تو رہے گا اس کے ساتھ، میرا بیٹا ہے۔ آج سے ہی مرنے سے پہلے وہ بے اولاد نہ تھے۔ دیکھو گھر کتنا سونا سونا لگ رہا ہے۔ وہ ہوتے تو سارا دن ان کا ریڈیو ٹیپ بجتا ہی رہتا۔ آپا چائے پئیں گی؟ ہاں، لیکن دودھ مت ڈالنا، بغیر دودھ کے کالی چائے۔ گلا خراب ہو چکا ہے، ساری رات خوشی کے آنسو روتی رہی ہوں، بتانے لگی۔ اس کے قدم وہیں تھمے تھے۔ قاسم ٹھیک ہو گیا؟ بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ تم چائے تو لاؤ، بتاتی ہوں سب کچھ۔ آپا مسکرائی تو ان کی مسکراہٹ میں ان کے کافی دنوں کی تھکان پنہا تھی۔ وہ سر ہلاتا باورچی خانے میں چلا گیا۔ اس کی سوچوں کا محور کچی زمین پر ننگے پیر بیٹھی اس لڑکی کے گرد گھومنے لگا جس نے آپا کی فرسودہ سوچ کے زیر اثر اپنی زندگی قربان کر دی تھی۔ قاسم کی صحت یابی کے پیچھے یقیناً کوئی اور بات تھی۔ وہ اس جاہلانہ بات پر یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ جب وہ چائے بنا کر لایا تو آپا ویسے ہی بیٹھے ہوئے کیاری میں لگے امرودوں کو دیکھ رہی تھی۔ برکت ماما جی نے 2 چیزوں سے بہت پیار کیا ہے، ایک ان درختوں سے اور ایک اپنے ریڈیو ٹیپ کو۔ ہائے، اس گھر کی اینٹ اینٹ سے ماما جی کی یادیں ٹپکتی ہیں۔ چائے کی پیالی تھام کر آپا پرانے وقت کی یاد میں کھو سی گئیں۔ کچھ دیر تک وہ خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ آپا جب چائے پی چکیں تو اس کی طرف رخ کر کے کہنے لگیں، تم نے پوچھا ہی نہیں میں کیوں آئی ہوں۔ میں ہی کیوں پوچھوں گا آپا، آپ جب بھی آئیں، مجھے کوئی مسئلہ تھوڑی ہوگا آپ کے آنے سے۔ اس نے نرمی سے کہا۔ واعظار توقف کے بعد آپا گویا ہوئیں، دراصل میرے آنے کا ایک بڑا مقصد ہے۔ سر سے واری گئی لڑکی کی کوئی وقت نہیں رہتی، اس کا ہاتھ کسی کو بھی دے آؤ۔
मलंग, बदमाश, गरीब, पागल, क्योंकि इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आने वाला होता। आपा तोल तोल कर बोल रही थी और वो जो बेध्यानी में सुन रहा था, एकदम इसने सर उठाकर आपा की नज़रों में देखा और अगले ही पल वो इनकी बात की तह तक जा पहुंचा था। नहीं नहीं आपा, इसने आपा को रोकना चाहा, लेकिन वो ऐसे ही बोले जा रही थी। मेरी ज़मीन के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं लाएगा, या तो घर पर पड़ी रहेगी या फिर। रुक कर इसके नफ़ी में हिलते सर को देखकर उन्होंने कहा, तुम इससे शादी कर लो बेटे, वैसे तुम्हारे नाम। आपा अल्लाह के लिए बस कर जाएं। इसने इनकी बात काटी। इसकी कनपटी की रगों में खून उबलने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे इसकी रगें फट जाएंगी। तुम्हारे नाम पर बैठी रहेगी, ये घर जो वीरान पड़ा है इसको संवार देगी, तुम्हारी खिदमतें करेगी। मैं तुमसे इसके साथ बीवी के साथ रिश्ते का तकाजा भी नहीं कर रही हूँ, बस इसको अपने नाम कर लो। आपा, मैं और शादी। इसकी सांसें बेरब्त होने लगीं। इसने उठकर पानी पीना चाहा, लेकिन इससे उठा नहीं गया। इसके दिल की धड़कनें बेरब्त होने लगी थी, लेकिन आपा अपने भीगी आंखों के पार इसकी हालत नहीं देख पा रही थी। वो जिसके आगे हाथ फैला रही थी, जिससे भीख मांग रही थी, वो तो खुद धुतकारा गया था उसके दर से, जिसके दर पर वो फ़कीर बनकर गया था और बेमुराद लौटा था, जिसका ख्याल किसी सुई की तरह इसके दिल में चुभ कर इसका दिल ज़ख्मी कर देता था, जिसकी बातें इसके कानों में गूंजती हैं। वो इसकी सूरत आंखों में ठहर गई थी। वो जिसको आपा जानती थी, आपा सब जानती हुए भी ये कह रही थी, देखो, इस झुर्रियों से भरे मेरे बड़े हाथों को तुम्हारे सामने फैला रही हूँ मैं। वो गुलाब खान, ज़मीना कासिम का तायाजाद, इसको निकाह में लेना चाहता है। तुम जानते हो ना कितना जालिम है वो। इसकी पहली बीवी से इसकी कोई औलाद नहीं, वो औलाद के लिए नहीं, मेरी कली को मसलने के लिए निकाह करना चाहता है। अब आप अबजारों कतार रो रही थी। इसने गहरी सांसें ली, उनके जुड़े हाथ ना थाम कर नरमी से नीचे किया। आपा, मैं नहीं कर सकता शादी, इस जाहिलाना सोच की वजह से नहीं, बस मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहता। ज़रक ने नर्म लहजे में कहा और उठकर अंदर कमरे में आ गया। जैसे वो कमरे में आया, एक बार फिर से इसकी हालत बिगड़ने लगी। उसने पानी की तलाश में नज़रें दौड़ाई। इसके गले में कांटे से उगाए थे। मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई भी इससे ताल्लुक़ नहीं रखेगा। वही इसका पीछा करती आवाज़ें, तुम इसको नहीं छोड़ सकते तो मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, मैं तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। किसी बरेख्ता की तरह इसके कानों में ये दो आवाज़ें गूंजती रहीं। इसकी तबीयत फ़िलहाल संभल गई थी। सारा दिन वो स्टूडियो में बैठा अपना काम करता रहता। सारे में ताज़ा गारे की और रबड़ की खुशबू चकराती रहती। इसके हाथ गारे से अटे रहते, घंटों लगा रहता और अपने ताज़ा मुजस्मे के चेहरे के खद्दोखाल बनाता रहता। इसके सामने रखे कैनवस पर कोई रेफरेंस तस्वीर भी नहीं थी। शायद वो जिसका मुजस्मा बना रहा था, उसके चेहरे को वो कभी भूला ही नहीं था। उसको यहाँ अतमान ज़ई 4 सद्दाए 6 माह 1 हफ़्ता हो चुका था। इस 6 माह में किसी ने भी इससे रब्ता नहीं किया। मोर जाने, अब्बास लाला, नबील तल्लत, जहाँ जमीला, किसी ने भी नहीं। लाशऊरी तौर पर नहीं, वो अपने पूरे शऊर में इनमें से किसी के मिलने के इंतज़ार में था। बरकत मामा इसको सारी रात गले लगा कर कहते थे, एक दिन सबका खून जोश मारेगा और उनको अपनी गलती का एहसास होगा, वो तुमसे मिलने ज़रूर आएंगे। मगर वो गलत थे, किसी के खून ने भी जोश नहीं मारा। शायद उनकी रगों में खून बर्फ़ हो चुका था। फिर जब मामू को ख़ुद भी लगने लगता कि वो गलत है, तो वो इससे यही जुमला कहते, लेकिन आखिर में, लेकिन अगर लगा कर मज़ीद इजाफ़ा करते, लेकिन अगर तुम खुद चाहो तो ये सब छोड़ दो, जाओ इनके पास जाओ। उसको मज़ीद तकलीफ़ होने लगती। मामू फिर से इसको समझाने लगते। जब थक हार जाते तो सरदार अली के टेप शुदा गज़लें लगाकर बाहर सहन में चारपाई खींच कर लेट जाते। सारी रात वो उसकी आवाज़ गूंजती और खामोशी से एक ही जगह बैठा रहता। जिंदा दिल कासिम ज़िंदगी और मौत के दौराहे पर जंग लड़कर वापस आ चुका था। इसकी ज़िंदगी में इसके सिर्फ 2 अपने थे, ज़रमीना और रुखसाना आपा। लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगियों पर इसकी ज़िंदगी को फौकियत दी, बिद्दत करके, गुनाह करके। वो अब कासिम और अपना मुवाजना कर रहा था। इसको प्यार करने वालों ने जाने नहीं दिया था, किसको पकड़े रखा, इसी कासिम को। और इसको धुतकार मिली एक इस इंसान से जिससे इसने सबसे बढ़कर मोहब्बत की, नगमा, और एक इस इंसान से जिसकी मोहब्बत के लिए वो हमेशा तरसता रहा, इसका बाप। इसको आपा की मिन्नत जारी याद आई, फिर अपनी धुतकार, आपा के बंधे हाथ, फिर बारिश में भीगता इसको अपना वजूद याद आया। फिर इसने खुद को और ज़मीना को एक ही तराजू में तोला और धुतकार के वज़न में इसका वजूद भारी निकला।
کیا وہ اپنی بدقسمتی کی سیاہی سے زرمینہ کے ماتھے کو سیاہ کرنے کی جسارت کر سکتا ہے؟ اس کے جواب میں انکار واضح تھا۔ مزید کام کرنے سے اس کا دل اچاٹ ہوا اور وہ اٹھا، غسل خانے میں گھس گیا۔ اس کو قاسم کی عیادت کرنے جانا تھا۔ ستمبر کی دوپہروں میں اب حدت نہ تھی، نہ ہی بلا وجہ پسینے آتے تھے۔ زرق نے ہلکے بھورے رنگ کا کاٹن زیبتن کیا تھا۔ اس کے اجلے سفید چہرے میں ہلکی پیلاہٹ کا شائبہ تھا، آنکھوں تلے ہلکے، ان میں بے خوابی کی سرخ ڈوریوں کی مستقل مزاجی تاحال قائم تھی۔ آپا کے گھر کے سامنے بہتا نالا اور اس پر بنایا گیا چھوٹا پل پار کر کے جب وہ ان کے گھر داخل ہوا تو اتفاق سے آج پھر سے ان کے گھر میں بھیڑ تھی، لیکن اس بھیڑ میں عورتوں کی تعداد کم تھی۔ کچے برآمدے میں آپا اپنے سفید دوپٹے کا پلو منہ پہ رکھے بہت کرب و برداشت سے قاسم کے سرہانے بیٹھی تھی۔ ان کے دوسرے ہاتھ میں ہاتھ والا پنکھا تھا جس سے وہ قاسم کو ہوا دے رہی تھی۔ سامنے ان کے دیور دیورانی اور ان کے بیٹے۔ السلام علیکم کھنکار کر آگے بڑھا اور سلام کیا۔ سب کی گردنیں پیچھے اور رخسانہ آپا کی اس پر پڑتے ہی آنکھوں میں روشنی کے دیپ جلنے لگے، یوں جیسے مشکل گھڑی میں اچانک کوئی اپنا مدد کرنے آئے تو آنکھیں جھلملا اٹھتی ہیں۔ وعلیکم السلام رازا زوانا۔ قاسم کے تایا کفایت کے ماتھے پر ابروں پہ ایک جال سا بن گیا تھا۔ یہ اس کو دیکھ کر نہیں تھا، ان کے کرختگی کے سبب تھا۔ وہ سب سے مل کر قاسم کے گلے لگ کر بیٹھ گیا اور اس کا حال احوال پوچھنے لگا۔ زرمین نے زرق آیا ہے، شربت لاؤ لیمو ڈال کر، آپا نے زرمین کو آواز دے کر کہا۔ بھائی تو پھر کیا سوچا تم نے رخسانے؟ قاسم کی تائی نے پوچھا۔ اب تو الحمدللہ قاسم بھی صحت یاب ہو چکا ہے، بس تم بتاؤ اپنا دیکھا بھالا ہے گلاب خان؟ انہوں نے پاس بیٹھے گلاب خان کو دیکھا جس کے ہونٹ چرس پی پی کر انتہائی کالے ہو چکے تھے۔ الحمدللہ مونس گزارا، تبلیغی، نظر کی حفاظت کرنے والا، ایسا داماد کبھی نہیں ملے گا تمہیں رخسانے، اور اس حالت میں تو کبھی بھی نہیں کہ جب تم نے اس کو اپنے بیٹے کے سر وار دیا۔ اور رہی بات اس کی شادی کی تو بھائی دوسری شادی میں کیا حرج ہے؟ الفتح سے اس کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں، اس سے ہوگی تو رانی بنا کر رکھے گا۔ امیر جانا بی بی گلاب خان کی تعریف میں ردب اللسان تھی۔ آپا نے مڑ کر دیکھا بھالا کو ایک بار پھر سے دیکھ کر ان کو الفت کی مار کٹائی یاد آئی۔ اس نے الفت کو بالوں سے پکڑ کر کنویں میں لٹکایا تھا۔ بیچاری کی چیخوں سے سارا محلہ ہل چکا تھا۔ وہ خاموشی سے نچلا لب کاٹتی رہیں۔ بھائی بڑا بیٹا باپ جیسا ہوتا ہے۔ قاسمہ بچے تم ہی بولو، تمہیں یہ رشتہ؟ تائی اب قاسم سے پوچھ رہی تھی، ان کو قاسم کے ہاں کرنے کا پورا یقین تھا۔ ایسے میں زرمینہ آنے ہی لگی تھی کہ ماں کے جملے نے اس کے قدم روک لیے۔ نہیں، آپا فوراً سے پیشتر بولی، نہیں امیر خورے، ایسا ممکن نہیں۔ میں پہلی اپنے خالہ ذات زرق کی اور مدد مانگتی نظروں سے دیکھا۔ اسے زرمینہ کا ہاتھ دے چکی ہوں۔ زرق زرمینہ سے نکاح کرنے والا ہے، بس ایک چھوٹی سی دعوت اور سادگی سے رخصتی۔ وائی اللہ توبہ، اتنا سفید جھوٹ، وہ بھی منہ پر ہی بول رہی ہو۔ ہمارے رخسانے کیسا رشتہ بھائی؟ کون سا رشتہ؟ یہ کیا آنند فانند رشتہ ہی طے کر دیا اور کانوں کان خبر ہی نہ ہونے دی؟ امیر جانا بی بی کی باریک لیکن تیز آواز میں غصہ کی وجہ سے لرزا تھا۔ پھر انہوں نے زرق کو دیکھا، ان کے ماتھے پر طنزیہ شکنیں ابھریں۔ اور رشتہ دیا بھی کسے؟ اس دھتکارے گئے لڑکے کو جس سے اس کا باپ پورا خاندان لا تعلق ہی ہو چکا ہے۔ دیکھو خورے، اب آپ حد کر رہی ہیں۔ میرے داماد کو میرے ہی گھر میں؟ رخسانہ کو غصہ آیا، ان کی آواز میں ابھی تک سامنے بیٹھے دیور کا خوف تھا۔ ارے بس بس، بڑا آیا داماد۔ دیکھو جی، سپاٹ چہرہ لیے خاموش بیٹھے شوہر کو دیکھ کر انہوں نے کہا تھا آپ کو بزرگ یہ مانتے ہی نہیں، ورنہ رشتہ کرتے وقت تو آپ سے مشورہ کرتے نا۔ نہیں بھائی، دیدوں میں حیا کا پانی سوکھ گیا اس پورے خاندان میں۔ بڑا بیٹا باپ جیسا ہوتا ہے خورے، اور جب قاسم زندہ ہے تو فیصلہ بھی یہی لے گا۔ رخسانہ کے لہجے میں اس بار تھوڑی گرج تھی۔ امیر جانا اور کچھ بولنے والی تھی کہ تیز گھمبیر آواز میں تایا نہیں نے ٹوکا تھا، بس چپ شہ، کہہ دیا نا صاف لہجے میں کہ بی بی ہمیں کچھ نہیں سمجھتی تو بات ختم، ان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں رہے گا، اب سے اٹھو۔ یہ کہہ کر تایا اٹھے اور ان کے پیچھے ان کے اہل و عیال۔ رخسانہ آپا اپنی جگہ بیٹھی رہیں۔ جیسی وہ چلے گئے زرق کی طرف مڑی۔ مجھے معاف کر دینا بچے، تمہارے کندھے پر بندوق رکھ کر اپنی جنگ لڑی۔ بندوق اپنے کندھے پر رکھو یا دوسروں کے، معنی نہیں رکھتا، جنگ لڑنا معنی رکھتا ہے آپا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا مجھے رشتہ قبول ہے، لیکن توقف کیا، لیکن یہ رشتہ محض نکاح کے 2 بول تک ہی محدود رہے گا، بس آپ کی عزت کی خاطر۔ اس نے خود کو کہتے سنا تھا۔
बैठक में मोहल्लेदार और कासिम के फुप्पो के बेटे इसके निकाह में शिरकत करने के लिए मौजूद थे। इसने हस्बे मामूल सफ़ेद कॉटन का शलवार कमीज़ पहना था और इसके ऊपर स्याह वास्कट। ज़रक की दिल की धड़कनें उथल पथल थीं, लेकिन इसका चेहरा इसके अंदरूनी कैफियत की गमाजी में नाकाम था। वो खामोश बैठा था। इससे ज़रमीना वल्द नजम खान को निकाह में कबूल करने के लिए पूछा जा रहा था, लेकिन इसके दिमाग में काफ़ी शोर था। कई अल्फाज, कई जुमले एक दूसरे में मदगम हो रहे थे। किसी ने इसके बाजू को पकड़कर झंझोड़ डाला, बेटे मौलाना साहब कुछ पूछ रहे हैं। इसने नज़रें उठाकर देखा। सब इसकी गायब दिमागी पर इसको हैरान नज़रों से देख रहे थे। इसकी सांसें चढ़ने लगीं, लेकिन इसने मुट्ठियाँ भींची और इसने फिर इस शोर में अपनी आवाज़ सुनी थी, मुझे कबूल है। बारिश की घन गरज के पट में छोटे शीशों पर बारिश पड़ती और आधे अधूरे हेवले अंदर संगीन फर्श पर बनते। कमरे में इसके वजूद के अलावा कोई ना था। बनारसी जोड़े में मलबूस लड़की चारपाई पर बैठी अपने पैरों की हिना को देख रही थी। वो लाशऊरी तौर पर इस शख्स का इंतज़ार कर रही थी जिसके नाम पर वो यहाँ ब्याह कर आई थी। अगरचे इसको ये मालूम था कि वो नहीं आने वाला था, लेकिन वो दिल का क्या करती जो इसके इंतज़ार में तड़प रहा था। इसकी निगाहों में मंजर अभी तक ठहरा हुआ था। रोशन माथे पर बिखरे गहरे स्याह बाल और सफ़ेद कॉटन में किसी हीरे की तरह चमकता वो ज़रक खान, जिसने साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि रिश्ता महज निकाह के 2 बोल तक महदूद रहेगा। घर की चौखट में ज़रक के पहलू में खड़ी ज़रमीना ने माँ को कहते सुना था। वो इसके गले लगे रो रही थी, मुझे माफ़ कर देना बच्ची, मैंने तुम दोनों में तफरीक की। बेटे के सर कुर्बान करते वक्त शायद मैंने तुम्हें पराया मान लिया था। इस वक्त मेरा दिल पत्थर हो चुका था और शायद हर माँ का दिल इस हालत में पत्थर हो जाया करता होगा जब बात इसके औलाद की ज़िंदगी की हो। बचपन में यतीमी का दुख सहा, अब जवानी में शौहर की चाहत की महरूमी। मुझे माफ़ कर देना, मैं मजबूर थी और डरपोक भी। रुखसाना ने फ़ौरन इसको गले से हटाया और इसके सर पर कुरान रखते बीमार कासिम ने इसको गाड़ी तक छोड़ा था। डोली का रिवाज हाल ही में ख़त्म हुआ था। गाड़ी में इसके साथ कोई नहीं बैठा था। फ्रंट सीट पर ड्राइवर के साथ ज़रक खान बैठा था और पीछे वो। इसने अपनी ज़िंदगी में ज़रक खान को सिर्फ 3 दफ़ा देखा। पहली बार जब वो पंजोर ज़रक के दोनों भाइयों की शादी में गई थी, दूसरी बार अपने बाप की फौती पर, तीसरी अपने घर जब वो इसके ऐन सामने ठोकर खाकर गिरी थी। ज़ोर से बादल गरजे, वो आलम तनवीम से बाहर निकल आई। तेज़ हवाओं की वजह से खिड़कियों के पट एक दूसरे से टकरा रहे थे। बारिश के साथ हवा भी मस्त हुई थी। वो जो तकिए पर सर टिकाई लेटी थी मान उठी। दरवाजे के साथ दीवार में लटकी लालटेन को उठाया। इसने खिड़कियां बंद की, बाहर निकलकर ज़रक को ढूंढने लगी। ना चाहते हुए भी ज़रमीना को इसकी जगह पर खौफ आने लगा था, क्योंकि वो यहाँ पर अकेली बैठी थी। आखिरी सीढ़ी पर इसके कदम जामिद हुए थे, वो जिसके इंतज़ार में कई घंटों से बैठी थी। दूर बरामदे के फर्श पर सोया पड़ा था। इसके पीछे स्टोर का दरवाज़ा खुला था। इसने आगे बढ़कर इसको उठाना चाहा। अगले ही पल इसका चेहरा फक हुआ था। लालटेन की रोशनी में रोशन इसका चेहरा आंसुओं से लबरेज था और लबों पर मचलती सरगोशियाँ। वो सो नहीं रहा था, वो बेहोश पड़ा था। इसने करीब जाकर इसकी सरगोशियाँ सुनना चाहीं। तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो ना, वो यही जुमला बार बार दोहरा रहा था। कोई और वक्त होता तो वो इस बात पर खफा होती, लेकिन अब वो ये नहीं सोच रही थी। ज़रमीना ने ज़रक के माथे पर हाथ रखना चाहा, लेकिन झिझक की वजह से वो रुकी। उनका रिश्ता महज 2 बोल तक महदूद था। छूने का अख्तियार इसने नहीं दिया था, लेकिन जाने क्यों इसको अपने दिल में लगी अदालत मकरूह लगी और अगले ही पल इसने ज़रक के माथे पर हाथ रखा। वो तेज़ बुखार में जल रहा था। तेज़ी से लालटेन उठाकर अंदर गई, कंबल और तोरक शई उठाकर यहीं बरामदे में बिछा दिया। फिर इसको धक्का देकर इस पर धकेला और इसको कंबल उड़ा दिया। गर्म कंबल में इसका पसीना निकलेगा तो बुखार खुद ही उतर जाएगा, माँ कहती थी ये। वो इससे फासले पर खुद फर्श पर तकिया रखकर लेट गई। उसकी शादी की पहली रात कितनी अनोखी और कितनी अजीब थी। तेज़ चुपती रोशनी इसकी आंखों पर पड़ रही थी। हाथ का छज्जा आंखों के सामने किए पक्के गंदमों के खेत में पगडंडी पर भाग रहा था 10 साला ज़रक खान, और वो चिल्लाकर इसका नाम ले रहा था जो इससे आगे भाग रही थी। सुर्ख खमीर की तरह फूले गाल, दाएं गाल में पड़ता गढ़ा। इसकी हम उम्र ही मालूम होती थी। मान वो खिलखिलाती चिढ़ाती बच्ची ने ठोकर खाई। अगले ही पल वो चिल्लाया था, नगमा। एक चीख के साथ फ़ौरन उठ बैठा।
सूरज की तेज रोशनी उसकी आंखों को बंद करने पर मजबूर कर रही थी। इसने आंखें मसल कर देखा। बारिश में भीगे दरख्त और दीवार, यकीनन सारी रात बारिश बरसती रही थी। फिर इसकी नज़र खुद पर पड़ी, जिस्म पसीने में भीगा हुआ और उसके ऊपर कंबल। इसके दूसरी जानिब ज़रमीना सर के नीचे हाथ रखे और पाँव समेटे सो रही थी। इसने अपना बनारसी जोड़ा नहीं उतारा था। इसके दूधिया पाँव ताज़ा मेहंदी में रचे हुए थे। वो शर्मिंदा होता उठा। कल रात इसकी हालत अब तक थी। माजी के कोड़े इसके रूह पर सारी रात बरसते रहे थे। वो रुखसती के बाद स्टूडियो में घुसा दीवाना वार अपना मुजस्समा मुकम्मल कर रहा था। स्टूडियो से निकलते वक्त शायद वो यहीं बरामदे में बेहोश हुआ था। ज़रक ने ज़रमीना को मुखातिब करना चाहा। इसकी पहली पुकार पर फ़ौरन उठी, जल्दी से कंबल समेटा और शर्मिंदा होते कहने लगी, वो आप रात। ज़रमीना को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे कहे। रात को बेहोश हुआ था। तुम चाय पियोगी? ज़रक ने इसकी हिचकिचाहट के पेश नज़र कहा था, मैं बनाती हूँ। फ़ौरन से खड़ी हुई। वो जाने क्यों ज़रक की मौजूदगी के एहसास से शर्मा रही थी। हालांकि दिल ने बावर भी करवाया कि वो महज इसकी बीवी है, सिर्फ नाम की। नहीं रुको, तुम बैठो, मैं बनाता हूँ। तुम थक चुकी होगी। आप सारी रात बुखार में तपते रहे हैं। रात गई बात गई। ज़रक ने इसको देखकर कंधे उचकाए। दोनों की नज़रें मिली और अगले ही पल इसकी आंखों की ताब न लाते ज़रमीना ने सर झुका दिया। इतना कहकर ज़रक हाल तवील राहदारी अबूर करता दरवाजे की तरफ किचन में जा घुसा और इसके लिए चाय बनाने लगा। जब चाय पराठे बनाकर अंदर कमरे में आया तो इसने देखा कि कमरे की हालत यकसर मुख्तलिफ थी। खाली चारपाइयों पर चादरें बिछी थीं और दोनों चारपाइयाँ दरवाजे के ऐन सामने रखी गई थी, जिनको बीच में दीवार के साथ रखी गई मेज़ जुदा करती थी। उसके किताबों का बेतरतीब अंबार तरतीब से बांस की अलमारी में रखा गया था। तकियों पर नेक नकोर गिलाफ चढ़े थे और फर्श साफ चमक रहा था। इसके पास कोई जादू की छड़ी थी जो इसने इतने कम वक्त में इतना सब कुछ कर लिया। तुम्हें इतना तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं थी, वो चाय रखता अलमारी में घुसी ज़रमीना से कह रहा था। ज़रमीना ने मुड़कर देखा। वो रूसी लिबास बदल चुकी थी और तेज़ गुलाबी रंग के कपड़ों में मलबूस थी। नेट के दुपट्टे में इसके घने बाल खुले और बिखरे हुए से दिख रहे थे। वो पलटी तो इसके हाथ में आसमानी रंग के काटन के कपड़े थे। उसने कपड़े ज़रक को देने चाहे। ज़रक की नज़रें इसकी नज़रों की तकलीद में अपने कपड़ों पर गईं और वो शर्मिंदा हो गया। इसके सफ़ेद कपड़े मिट्टी से हटे हुए थे। तरद्दुद की क्यों ज़रूरत नहीं, ये मेरा भी कमरा है। बिल्कुल बिल्कुल ये तुम्हारा कमरा है, लेकिन तवक्कुफ़ करके नरमी से कहा, यह मेरा कमरा नहीं होगा। अगर तुम इसमें रहना चाहती हो, मैं अपना सामान लेकर। नहीं, आप यहीं रहें, मैं कोई दूसरा कमरा तैयार कर लूँगी अपने लिए। ज़रमीना तेज़ी से मुड़ी और चाय की प्याली उठाकर कमरे से बाहर निकली। जाते वक्त इसकी आंखों में आंसुओं के मोती झिलमिला रहे थे। इसकी खुशफहमियों का महल धड़ाम से चकनाचूर हुआ था। कांच का जो था टूट कर किरचियाँ चुभोता तो फर्श ही था। ज़रमीना ने अपना कमरा अलग कर लिया। साथ वाले कमरे में बैठी इसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो अपनी किस्मत का मातम कर रही थी। शुरू में जब बाप के मेहरबान लफ्ज़ से आशना हुई तो बाप अच्छा भला रात को सोया तो सुबह होते ही इसका बाप हमेशा के लिए जा चुका था। शरीक घराने में कोई मजलूम और यतीम नहीं होता, ऐसा कफ़ायत काका समझते थे, क्योंकि दाजी के 40वें के फ़ौरन बाद उन्होंने नाबालिग कासिम को तांगा चलाने पर लगा दिया। तांगे बांध तब्दील हुआ और कासिम अपने बाप की तरह शाम की नीलगों चादर धरती पर छाते ही अपने दिन की सारी मजदूरी काका के हाथ पर धर देता था। लेकिन कफ़ायत काका की आंखों में हिरस की रोशनी कभी मांद ना हुई। हमेशा हिर्स ही की उन्होंने। बचपन कैसा महरूमियों में गुजरा इसका सिर्फ इन्हें पता था। आपा घर के सारे काम करती, जिठानी के ताने तशने सहती, लेकिन कभी जेठ के डर से आवाज़ नहीं उठाई। फिर कासिम बड़ा हुआ और कफ़ायत काका के बेटों की शादियां हुई तो इन लोगों को अलहदा होना पड़ा। उनकी ज़िंदगी थोड़ी सहल होना शुरू हुई, लेकिन इसका दौरानिया भी कम रहा। जब कासिम को इसकी बेनाम बीमारी ने जकड़ लिया, किसी ने इसको जादू कहा, किसी ने लाइलाज बीमारी। ज़रमीना सारा वक्त रोती थी, इससे भाई की हालत देखी नहीं जाती थी। फिर इस रात माँ इससे मौलाना साहब की बात कह रही थी और वो यकटक आसमान को देखती सोच रही थी, अपनों की मोहब्बत इतनी अंधी क्यों होती है। आप सही और गलत में तफरीक ही करना भूल जाते हैं, या फिर सही और गलत मायने ही नहीं रखते। लोग कहते थे कि कासिम के सरदार जाते ही वो बीमार सरवारे जाते ही वो बीमार हो जाएगी और मर जाएगी। वो बीमार हुई ना मरी, अलबत्ता कासिम ज़रूर ठीक हो गया।
अम्मा ने कुछ इस डर से कोई किसी के सरवारी गई लड़की को अपनाएगा नहीं, कुछ इस डर के जालिम गुलाब खान को वो इनकार ना कर पाएगी, इसका हाथ ज़रक के हाथ में थमा दिया, जिसने इसका हाथ सिर्फ आपा की इज्जत रखने की खातिर थामा था। बावर्ची खाने में सुबह के वक्त पराठे की खुशबू फैली हुई थी। ज़रमीन ने सफ़ेद शलवार सादा फिरोज़ी कमीज़ पहने हुए थी। जारजट का दुपट्टा इसके सर पर से बार बार सरक रहा था। ज़रक अंदर जाता रुक गया और इसके पोश्त को तकता गया। पोश्त पर टिकी निगाहों की हिद्दत पाकर ज़रमीन ने पलट कर देखा था। आप चाय पियेंगे? नहीं, तुम अपनी चाय बनाओ, मैं खुद। वो ज़रमीना की नज़रों को नज़रअंदाज करता मुड़कर दूसरे चूल्हे पर चाय के लिए पानी रखने लगा। ज़रमीना उठी और इससे पैन लिया। नहीं, मैं बनाती हूँ, आप जाइए। इसके लहजे में नाराज़गी और सख्ती थी। वो शशोपंज में कुछ देर खड़ा रहा, फिर बाहर निकल गया। दाखिली दरवाजे के सामने बरामदे में रखी चारपाई पर बैठ गया। कुछ देर बाद ज़रमीना इसके सामने चाय रख वापस बावर्ची खाने में जाने लगी थी। ज़रक ने इसे पुकारा, सुनो। ज़रमीन ने कदम थमे थे, वो रुकी लेकिन मुड़ी नहीं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बताओ। ज़रमीना ने एकदम पलट कर इसको देखा। इसकी नज़रों में हैरत थी। रस्मी बातचीत के अलावा इसे पहली बार ज़रमीना का ख्याल आया था। इसका दिल खुशफहमियों में घिर गया। एक मुस्कान इसके चेहरे पर छाने लगी। नहीं, फ़िलहाल नहीं चाहिए। अच्छा, वह हुंकारा भर कर अपनी चाय पीने लगा। इन दोनों की मुलाकात बस नाश्ते, दोपहर और रात के खाने पर ही होती थी। इसका सारा दिन अब से स्टूडियो में गुजरता था। इस दिन के बाद ज़रमीना ने हाल के दूसरी जानिब वाली जगह पर कदम तक नहीं रखा था। इसको नहीं पता था कि वो सारा दिन इस जगह क्या करता था। कुछ देर तक वो वहीं खड़ी रही, इसको देखती रही, लेकिन वो इसको नहीं देख रहा था। मायूस होकर वो वापस पलट गई। बावर्ची खाने में आकर जब वो चौकी पर बैठी तो इसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। इसने दिल टटोला। क्या ये ज़रक के लिए धड़क रहा था? क्या वो इसकी मोहब्बत के शिकंजे में आ चुकी थी? इसका जवाब वाज़ेह था और मुबहम भी। वो इससे मुनकर होना भी चाह रही थी और इसका इकरार भी करना चाहती थी। वो फ़ौरन अपने कमरे में आ गई। खिड़की के खुले झरोके के इसको राहदारी में गुजरता ज़रक दिखाई दिया। उसका चेहरा सपाट था और आंखें उदास। इसकी आंखें तो ऐसी नहीं थीं, वो तो चमकती थीं सितारों की मानिंद। क्या वो इस नगमा को अभी तक भूल नहीं पाया? इसकी आंखों में मंजर बदला था। वो 10 साल पीछे इस मेहंदी की रात में थी। ज़रक के बड़े भाई की मेहंदी थी। जुमे के रोज़ आसमान बिल्कुल साफ़ और सितारों से भरा हुआ था। सलमा सितारों के लहराते दुपट्टों से भरी शब में, खुले वसी सहन में बुज़ुर्ग औरतों ने गाने गाए जा रहे थे और जवान लड़कियां रक्स कर रही थीं। पास खड़ी औरतें ढोलकी बजा रही थीं। ऐसे में औरतों की झुरमुट में दूल्हे को अंदर लाया गया। जब मेहंदी लग चुकी तो ज़रक की बहनों और कज़न्स ने लड़कों को ज़बरदस्ती पकड़कर औरतों के दायरे में घसीटना शुरू किया। किसी ने दायरे में ज़रक को धकेला, इसी में से किसी ने नगमा को भी धकेला। नगमा का चेहरा इस वक्त अपने मंगेतर को अपने सामने पाकर और सब लोगों की लुत्फ़ उठाती नज़रों की हिद्दत से सुर्ख हो रहा था। उसने निकलना चाहा, लेकिन इसकी शरारती सहेलियों ने रास्ता नहीं दिया। चूँकि घर में कोई बुजुर्ग मर्द नहीं था तो औरतों को खुली छूट थी और शरारत भी। ज़रमीन ने उसको देख रही थी। चित्राली टोपी सर पर रखे, सियाह शाल कंधे पर। इसका माथा वैसे ही रोशन था और इसकी आंखें हीरो की मानिंद चमक रही थी, क्योंकि इस समय इसकी नज़रों का महवर नगमा थी। इसकी नगमा। लड़कियां तालियां बजा रही थी और शाजिया बाजी गाना गा रही थी। ज़रक के कदम थरकने लगे थे। नगमा वैसे ही शर्माती दायरे से निकलना चाह रही थी। इसका चेहरा अनारी हो रहा था। रोखाने ने नगमा को धक्का दिया और नगमा ऐन ज़रक के सामने आ गई। दोनों की नज़रें मिली और ज़रमीना मुस्कुराते ज़रक से नज़रें नहीं हटा पा रही थी। सब औरतों ने फलक शगाफ चीखें सी लगाई और तालियां पीटी। नगमा मुड़ी और तेज़ी से दायरे में जगह बनाती भाग गई। ज़रमीना ज़रक को देखे जा रही थी, जो मुस्कुराता लुत्फ़अंदोज़ होता नाच रहा था। गीत के बोल और ज़रक का मुस्कुराना इसके हाफ़ज़े में हमेशा के लिए महफूज हो गया था। मुझे मैके छोड़ आइए, ये इसकी ज़रक के साथ इस महीने पहली बाज़ाब्ता बात थी। ज़रक छत पर बैठा खामोशी से खेतों पर छाई सरमा के अवाइल की सपहर को देख रहा था। तुम खुद चली जाओ, ज़रक ने आहिस्ता से नज़र ना मिलाते हुए कहा। इस पूरे 2 महीनों में सिर्फ दरीमे पर गई थी, इसमें भी आप जल्दी आ गए थे। दावत से पहले अब भी अगर मैं इतने अरसे बाद अकेली जाऊंगी तो भाभी को बुरा लगेगा। तवक्कुफ़ करके इसने ज़रक की उदास आंखों में देखा था। और मुझे भी नाम का रिश्ता ही सही, लेकिन ये हक़ तो अभी भी मैं रखती हूँ। वो खामोशी से ढलते सूरज पर नज़रें जमाए हुए था। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस वक्त वहाँ मौजूद ही नहीं था। ज़रमीना को रोना आने लगा। वो इतना बेहिस क्यों था?
آپ میری بات سن رہے ہیں؟ اس نے قدرے تیز لہجے میں کہا تھا۔ اس کی تیز آواز پر اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ زرمینہ نے دیکھا اس کی آنکھیں انتہائی سرخ تھیں، ایسے جیسے وہ روتا رہا ہو۔ اگلے ہی پل وہ اٹھا اور نیچے جانے لگا۔ اس کے پاس سے گزرتے زرمینہ نے اس کے لرزتے ہاتھ دیکھے تھے۔ اس کا دل چاہ کہ وہ پوچھے، لیکن اس نے خود کو روک دیا۔ اس کو کیا ضرورت تھی پوچھنے کی؟ جب اس کو زرمینہ کی پرواہ نہ تھی تو وہ کیوں کرتی بھلا؟ غصے اور دکھ سے وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ وہ اس کے قریب جانا چاہتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ اس کو یا تو نظر انداز کر دیتا یا پھر اس کو دور ہی چلے جانے کو کہتا۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ اس سے اس کی قربت کی بھیک نہیں مانگے گی۔ وہ لا تعلق رہنا چاہتا ہے، اس کو قبول ہے، لیکن وہ یہ بھول رہی تھی کہ محبت جب دل کی سرزمین میں جڑیں ڈال دے تو ان جڑوں کو اکھاڑا نہیں جاتا، نہ ہی وہ کاٹی جاتی ہیں۔ دونوں صورتوں میں ہاتھ دل کے خون سے رنگے جاتے ہیں۔ شام کو وہ کھانا بنا کر لاشعوری طور پر اس کا انتظار کرتی رہی، شاید وہ کھانا کھانے ہی آ جائے، لیکن وہ نہیں آیا۔ دوپہر کے وقت بھی اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن وہ اس کے اسٹور جانا نہیں چاہتی تھی جس میں وہ سارا دن تالا لگائے گھسا ہی رہتا تھا۔ جب سورج مکانوں کے عین اوپر سرک گیا اور دوپہر کے کھانے کے لیے بھی اپنے اسٹور سے نہ نکلا تو اس کو تشویش ہونے لگی۔ وہ چنگیر اٹھائے اس کے اسٹور جانے لگی، اگرچہ اس کو یقین تھا آگے سے دھتکار اس کا مقصوم تھا۔ پھر بھی وہ گئی۔ دروازہ کھلا تھا، اس نے پاؤں سے دروازہ دھکیلا اور اندر چلی گئی۔ اندر پہلا قدم رکھتے ہی اس کے قدم جم سے گئے تھے۔ ایک بڑا سا خالی کینوس، ایک خالی سٹینڈ تھا، میز پر گارا، سلیکان، برش، باقی چیزیں جنہیں وہ جانتی تک نہیں تھی۔ وہ ان مجسموں کو دیکھ رہی تھی، 1 2 3 4 5 6۔ اس کی نظریں مجسموں کو گنتے ہوئے گھوم رہی تھیں۔ پورا کمرہ مجسموں سے بھرا ہوا تھا، سفید مجسمے جس میں روح نہیں تھی۔ اس نے مجسمے کو دیکھا، مسکراتا چہرہ، بڑی آنکھیں، کتابی چہرہ اور خوبصورت لب۔ وہ اس مجسمے کو جانتی تھی، وہ نغمہ تھی، نغمہ حبیب اللہ۔ لیکن اس کمرے میں ایک نغمہ نہ تھی، کئی نغمائیں تھیں۔ اس کی نغمہ جس کے لیے وہ نیچے فرش پر لیٹا سرگوشیاں کر رہا تھا، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ کس کرب سے گزر رہا تھا، اس کمرے کی ہر ایک چیز اس کی گواہ تھی۔ وہ فوراً اس کو اٹھانے جھکی۔ تم تو مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں نغمہ۔ زرق کی آنکھوں کے سامنے جھکی، اس کو آوازیں دیتی زرمینہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہاں کوئی اور مناظر تھے اس کی نغمہ کے۔ اور 50 سال پہلے دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ مشتری بی بی دستک دینے والے کو پہچان گئی تھی۔ وہ باچا خان تھے، چپل پہنتے، لالٹین اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھیں۔ ان کے شوہر باچا خان 3 دن پہلے صبح اپنی خالہ زاد بیٹی سلطانہ بی بی کے ہاں جرگے میں گئے تھے۔ سلطانہ بی بی کے خاوند کو فوت ہوئے 6 ماہ ہو چکے تھے اور دونوں کی شادیاں ایک ساتھ ہی ہوئی تھی۔ پورے خاندان میں مشہور تھا کہ باچا خان سلطانہ بی بی کے لیے محبت رکھتے تھے۔ جرگہ اس لیے بٹھایا گیا تھا کہ سلطانہ کے دیور نے ان پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ مشتری نے جیسے دروازہ کھولا، ان کے سامنے دراز قد باچا خان دستار باندھے، کندھے پر چادر رکھے ہوئے کھڑے تھے۔ وہ مسکرائی تھی۔ اگلے ہی لمحے ان کی مسکراہٹ سمٹی، کیونکہ ان کے چوڑے شانوں کے پیچھے 3 ہیبلے نمودار ہوئے اور ان کے چہرے لالٹین کی مدھم زرد روشنیوں میں واضح ہوئے۔ سلطانہ اور ان کے بچے، 2 بالغ بیٹے۔ مشتری نے راستہ دیا، وہ اندر چلے آئے۔ ان کے لیے چارپائیاں رکھوا دو کمرے میں۔ باچا خان نے بس اتنا ہی کہا اور خود مٹکے سے پانی پی کر کھلے آسمان تلے سو گئے۔ اگلی صبح باچا خان نے اپنی بہنوں اور بھائیوں کو اکٹھا کیا۔ اس کچے کمرے میں پورے خاندان کے بڑے موجود تھے، عورتوں سمیت۔ اس بے غیرت لال محمد نے سلطانہ پر ہاتھ اٹھایا، اتنا مارا کہ وہ آدھا دن بے ہوش رہی۔ وہ کہتے تھے کہ وہ اس نافرمان کو گھر میں نہیں رکھ سکتے، اور سلطانہ کے بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ اب اس کا اصل گھر اس کے مرحوم شوہر کا گھر ہے، وہ اس گھر سے اب میت کی صورت ہی نکلے گی۔ میں نے سمجھانا چاہا، لیکن اس کے بھائی نہ مانے۔ پھر لال محمد نے مجھے طعنہ دیا کہ اتنی پرواہ ہے تو تم اس سے شادی کر لو اور لے جاؤ، اس کا بوجھ اٹھاؤ اور اس کے بیٹوں کا بھی۔ اس سے آگے باچا خان خاموش ہو گئے، کیونکہ آگے کی انکہی بات کا مفہوم سب سمجھ گئے۔ مشتری یک ٹک باچا خان کو دیکھ رہی تھی، ایسے جیسے کسی نے ان کو مجسمہ بنا دیا۔ وہ بیٹھی رہیں، ان کی نندیں ان کو تسلیاں دیتی رہیں، لیکن وہ خاموش تھیں۔ رات کو جب باچا خان اپنا واسکٹ اٹھانے کمرے میں آئے تو ان کے پہلو میں بیٹھ کر بولے، میں تم سے بس انصاف کی درخواست کرتا ہوں، اس کے ساتھ انصاف کرنا، دل بڑا کرنا۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے بیٹھی رہیں، پھر انہوں نے اپنی آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اٹھائیں۔ قبول بھی کر لیا، انصاف بھی کر لوں گی، لیکن دل بڑا نہیں کر سکتی، اس کو تو آپ نے نچوڑ کر رکھ دیا۔
फिर सब ने देखा मुश्तरी बीबी ने सुल्ताना के साथ कभी ज्यादती ना की, ना ही कभी रिवायती सौतनों वाले झगड़े और सियासत। उन्होंने सुल्ताना को कबूल किया। सुल्ताना मुश्तरी बीबी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन इस सब एहसानात को वो नहीं देख रहे थे। हबीबुर रहमान और बख्तुर रहमान सुल्ताना के बेटे, उन्होंने कभी मुश्तरी को बड़ी माँ न समझा और ना ही बादशाह खान को दाजी। इनका अपनी माँ के साथ भी अच्छा ताल्लुक़ ना रहा। वो अपने ख़ानदान, अपने गांव में रहना चाहते थे और इनके अंदर जहर भरने का फरीज़ा गांव वालों ने निभाया था और कुछ रिश्तेदारों ने। सुल्ताना और बादशाह खान पहले एक दूसरे को चाहते थे। सुल्ताना मुश्तरी से जलती थी कि भाई सारी जायदाद पर नागिन बनकर बैठी ऐश कर रही है। इसी वजह से उन्होंने अपने पहले शौहर को मारा। ये सांप के जहर से मरने का तो बस बहाना था, इसको तो बस अपने यार से मिलने आना था। सुल्ताना की शादी के बाद भी बादशाह खान से मरासिम थे। बेहया औरत, बेचारी मुश्तरी, हर ज़ुबान पर नया तंज, नई गाली और नई तोहमत थी। रफ्ता रफ्ता उनको बादशाह खान और इनके बच्चों से नफ़रत होने लगी। बादशाह खान के अपने 3 बेटे और 4 बेटियां थीं, रुस्तम खान, हाशिम खान, बाबर खान और गुलनार, शहनाज, नसरीन और अजरा। बादशाह खान ने इन्हें मदरसे में दाखिल करवाया और वो वहाँ दीन और इस्लाम के असबाक सीखने लगे, लेकिन इनके अंदर का बोग्स और अन्नात कम ना हुआ, मज़ीद जड़ें पकड़ने लगा। बादशाह खान ने इन्हें अपनी औलाद ही समझा। सुल्ताना के लिए अलग हिस्सा तामीर करवाया, अपने घर में और जायदाद में सही बराबर का हिस्सा दिया। बादशाह खान और मुश्तरी जब तक ज़िंदा रहे, उन्होंने अपनी तरफ से हर किस्म की मेयाना रवी, अदलो इंसाफ किया, लेकिन तब भी हबीबुर रहमान और बख्त इनको अच्छी नज़रों से ना देखते। ये इन 2 भाइयों की कमज़रफ़ी थी शायद। फिर वो बच्चे बड़े हो गए, इनकी शादियाँ हुईं, बादशाह खान के पोते पोतियाँ हुईं और अब सगे सौतेले भाइयों में इनकी बीवियों के बाइस थोड़ा बदलाव तो आया था। इस बड़े से लकड़ी के दरवाजे के पास बैलगाड़ियाँ रुकी और अंदर से किसी खातून ने दरवाज़ा खोला। अब बैलगाड़ियाँ अंदर दाखिल हो रही थी। बैलगाड़ियाँ गंदम की बोरियों से लदी थी और अंदर घर में अफरा तफरी सी मची थी। खेतों में काम करते मर्दों के लिए चाय बनाई जा रही थी और बच्चे बैलगाड़ियों के खाली होने के इंतज़ार में उछलते कूदते नज़र आ रहे थे। जैसी बोरियां उठाकर गोदाम में रखवा दी गईं, सारे बच्चे बैलगाड़ियों पर हल्ला बोलकर बैठ गए। सरकारी स्कूल के स्याह कपड़े पहने ज़रक खान जैसे ही बैठा तो इसने मुड़कर पहले अपनी बैलगाड़ी में देखा, फिर बाकी सब में। नगमा इनमें किसी में भी नहीं थी। अगले ही पल वो कूदा था। इसके भाई ने इसको पुकारा, लेकिन वो रुका नहीं। तेज़ी से भागता और नगमा को ढूंढने घर चला गया। जैसे ही घर पहुंचा तो इसने देखा वसी सहन में नगमा घुटनों में सर दिए बैठी रोए जा रही थी। इसके पास सुल्ताना दादी खड़ी इसको दिलासे दे रही थी, देखो ज़रक खान बच्चे ही, तुम्हारे लिए मेरा ज़रक खान बच्चा आ गया। उनकी बात पर नगमा ने अपनी आंसुओं से तर आंखें उठाई और इसको देखा तो मुस्कुराई। ज़रक ने इसका हाथ पकड़ा और दोनों बाहर की ओर उछलते कूदते हुए खेतों में दाखिल हुए थे। सूरज की सुनहरी रोशनी गंदम के सुनहरे खोशों पर पड़ती और इस मंजर को मज़ीद रोशन कर रही थी। एकदम वो ठोकर खा कर गिरी। नगमा, ज़रक खान ने इसको पुकारा जो तकलीफ़ से अपने पैरों की उंगलियों को देखने लगी थी, लेकिन इससे ज़्यादा तकलीफ़ में वो था। तशवीश से इसके पैरों को देखता जा रहा था। हमसे गंदम रह जाएगी, बाकी सब गंदम बेचकर अपने लिए पेप्सी चिप्स सब ले लेंगे। वो मायूसी से ज़रक से कह रही थी। ज़रक को अंदाज़ा हो गया कि वो इसको बाकी बच्चों के साथ ना जाने का दुख था। ज़रक ने इधर उधर देखा, इसको वो चिकनी मिट्टी नज़र आई। इसने उठकर ढेर सारी मिट्टी उठाकर वहाँ पगडंडी पर रखी। नगमा इसको हैरत से देख रही थी। वहाँ बैठकर इसने इस चिकनी मिट्टी से चिड़िया बनानी शुरू की। नगमा अपना दर्द भूले इश्तियाक से मिट्टी की हैयत बदलते देख रही थी। तुम क्या बना रहे हो? चिड़िया? चिड़िया? ये चिड़िया है। इसने इसके हाथ में मिट्टी को देखा, अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस पड़ी और हंसती चली गई, लेकिन वो मुस्कुराहट दबाए लगा रहा। कुछ देर बाद जब वो चिड़िया बना चुका, वहाँ दरख्त का बारीक कांटा उठाकर इसके परों में पंख बनाने लगा और बाकी खद्दोखाल जब बना चुका तो इसने नगमा के सामने रखा। इसका मुंह हैरत से खुला का खुला रह चुका था। ये कैसे? वो मिट्टी से बनी इस चिड़िया को देखती मुतहैयर थी। और भी बनाते हैं ज़रक? ज़रक ने मुस्कुरा कर सर इस बात में हिलाया। फिर वो दोनों दोपहर का खाना भूले से पहर की अजान तक वहीं बैठे खिलौने बनाते रहे, तब तक जब तक कोई इनको ढूंढने वहाँ नहीं आया था। नगमा हबीबुर रहमान की बेटी थी और ज़रक रुस्तम खान का बेटा। इस बड़े घर में बच्चों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता था।
ज़रक के 2 भाई और 2 बहनें थीं। ज़रक सबसे छोटा था। नगमा 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। ज़रक सारा दिन नगमा के घर होता या नगमा पूरा दिन इसके हिस्से में होती। नगमा सिर्फ मदरसे जाती थी भाइयों के साथ, जबकि ज़रक स्कूल भी जाता था। इस दिन के बाद नगमा हमेशा इसको खिलौने बनाने की फरमाइश किया करती थी। ज़रक के हाथों में कुदरती सलाहियत थी। वो किसी चीज़ को देख लेता तो मनोअन इसको वैसा बना दिया करता था। दोपहर को वो दोनों घर के पीछे वाले हिस्से में बढ़ के नीचे बैठे खेलते। ज़रक साफ कोरे सफ़ात पर पेंसिल से तस्वीर बनाया करता और नगमा इसको शौक से देखा करती। ये तेज़ धूप से भरी दोपहर का किस्सा था। ज़मीन तांबे जैसी चमक रही थी और वो दोनों अपने पसंदीदा जगह पर बैठे थे। ऐसे में नगमा को ढूंढता इसका भाई नेक अहमद इस जानिब आया था। ज़रक के साथ बैठी नगमा ठोड़ी तले हथेली रखे इश्तियाक से ज़रक को कोरे सफ़े पर पेंसिल से तस्वीर बनाते देख रही थी। नेक अहमद करीब गया। नगमे बेबे बुला रही हैं। नगमा बैठी रही। नेक अहमद इसके करीब झुका। ये तुम क्या बना रहे हो? ये रुस्तम काका है, नगमा जोश में बता रही थी। ज़रक इन हिमाक से तस्वीर बना रहा था और इसकी तस्वीर हूबहू रुस्तम काका जैसी थी। नगमा को यूं ही बैठा देख कर नेक अहमद गुस्सा हुआ और इसको बाजू से पकड़ कर खींचा। तुम अभी तक बैठी हो, उठो, बस कुछ देर। नगमा मिनमिनाई, लेकिन नेक अहमद इसको घसीटते हुए ले गया। ज़रक का दिल ही उचाट हो गया। नेक अहमद हमेशा ज़रक से जलता था। उसकी मिसालें दी जाती थी हर जगह। स्कूल का मास्टर साहब या मदरसे के कारी साहब सब इसकी तारीफ़ें करते थे। वो इतना ज़हीन था। नेक अहमद सिर्फ नाम की हद तक नेक था, वगरना इतना शरारती लड़का पूरे गांव में न था कोई। सब इससे आजिज़ थे। मदरसे की इस पुराने तर्ज तामीर के हाल में बच्चे कतारों में आमने सामने बैठे रहल पर झुके सबक याद कर रहे थे। नेक अहमद अपनी कतार में बैठा जेब में रखे छोटे छोटे तुखम बकाइन से एक एक लड़के का निशाना बनाकर इनको मार रहा था। ऐसे में एक बच्चे ने इसको देख लिया। उठकर कारी साहब से शिकायत लगाने लगा। कारी साहब, ये तुखम बकाइन से हमें मार रहा है। कारी साहब इश्ताल में इसको बुलाने लगे। नेक अहमद जैसे इनके पास पहुंचा, उन्होंने नेक अहमद की जेब टटोली। इसमें तुखम बकाइन भी थे और एक सफ़ेद मरोड़ा हुआ कागज़ जो इसने कल दोपहर ज़रक के सफ़ात से चुराया था। उन्होंने जैसे ही सफ़े पर बनी तस्वीर देखी, गुस्सा होकर पूछने लगे, ये किसकी तस्वीर है? उनकी आवाज़ में दहाड़ थी। नेक अहमद अब सही मायनों में डर गया। ये रुस्तम काका की। किसने बनाई थी, तुमने? नहीं नहीं, ये तो ज़रक ने बनाई है। वो तस्वीर बनाता है, इसके पास इतने सारे सफ़ों पर बहुत सारी तस्वीरें हैं। आज देखिए, रुस्तम काका। और कारी साहब ने इसको बीच में टोक कर गुस्से से ज़रक को बुलाया था। ज़रक निचला लब काटता इनकी जानिब जा रहा था और नगमा यकटक खौफ से ज़रक को देख रही थी। क्या कारी साहब इसको मारने वाले थे? इधर बैठो। उन्होंने ज़रक को अपने सामने बैठने का कहा और पहलू में रखा डंडा भी अपने ऐन सामने रखा। ये तुमने बनाई है? जी। थोक निगल कर इसने कहा था। तड़ाक से एक डंडा इसके बाजू पर मारा गया। इसके फ़ौरन बाद कारी साहब ने इस पर डंडों की बरसात कर दी। ज़रक की चीखें आसमान को छूने लगी। मलऊन इंसान, तुम अब तस्वीरें बनाओगे? खुदा के अजाब में जलोगे जहन्नुमी। ये खुदाई वस्फ है, इंसान के चेहरे नहीं बनाते। आखिरत में रूह डालोगे इसमें। है रूह डालने वाली कुव्वत तुम में? कारी साहब इस पर झुके पूछ रहे थे भरी भरी आंखों से। इसने सर नफ़ी में हिलाया था। फिर बनाओगे, बोलो। उसका सर नफ़ी में बार बार हिल रहा था। जब इसको मारते मारते वो थक चुके, उन्होंने बस कर दी। छुट्टी तक वो रहल पर झुका झिझकियों से रोता रहा था। मगरिब की नमाज के बाद, सलाम फेरने के बाद, कारी साहब ने रुस्तम काका को सबके सामने इस बात की ताकीद की थी कि वो अपने बेटे को इस रास्ते से हटाएं, वरना अल्लाह की फटकार पड़ेगी। पहली सफ़ में बैठे रुस्तम का सर शर्म से झुक गया। रात को जब मोरजाना ज़रक के ज़ख्मों पर तेल लगा रही थी तो बार बार कारी साहब को बद्दुआएं दे रही थी। अल्लाह इसके हाथ तोड़ दे, मेरे मासूम बच्चे को ऐसे जालमों की तरह कूटा। एक तस्वीर तो थी, नरमी से समझा देते, ना बनाता वो आगे से। तुम्हारी दी गई शय है जो ये इस तरह के लानत और कुफर के काम करता है। इनके पीछे रुस्तम खान की आवाज़ आई थी। मोरजाने ने पीछे मुड़कर देखा। कहाँ है वो बाकी तस्वीरें? उठो, लाओ। आगे बढ़कर ज़रक को बाजू से पकड़कर उठाने लगे। ये क्या कर रहे हैं आप? वो इतना। तुम चुप, बिल्कुल चुप, उठो। ज़रक रोता बिलखता उठा और अंदर चला गया। कुछ देर बाद जब वो बाहर आए तो घर के सहन में सभी मौजूद थे और रुस्तम काका के इश्ताल पर दम साधे हुए थे। सुल्ताना आदेश से इस्तफसार कर रही थी, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे थे। ऐसे में ज़रक निकला।
اس کے ہاتھ میں صفات کا پلندہ تھا۔ رستم خان نے اس کے ہاتھ سے صفات چھیننے ایک ایک کر کے سب دیکھنے لگے۔ ان تصویروں میں زیادہ تصویریں رستم خان کی تھی، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ زرک ان سے کتنی محبت کرتا تھا، کہ ساری تصویریں ان کی اور نغمہ کی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر جلتی آگ میں وہ سارے کاغذات ڈال کر اس کی طرف مڑے۔ تم آئندہ بناؤ گے؟ یقیناً اس کو مارنے جا رہے تھے۔ وہ بھاگ کر سلطانہ کی آغوش میں جا چھپا۔ غضب خدا کا، پہلے اس ظالم نے مارا، اب تم مار رہے ہو۔ کوئی اللہ کا خوف ہے کہ نہیں؟ نہیں بنائے گا، خبردار جو اس کو ہاتھ بھی لگایا تو۔ سلطانہ غصے سے بول رہی تھی اور اس کی روتی آنسوں سے لبریز آنکھوں میں اس کے شوق کے شعلے بجھتے جا رہے تھے۔ نغمہ دور کھڑی روتے اپنے دوست کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، وہ ڈرپوک تھی۔ پھر روتے پیچھے مڑ کر اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ اس دن کے بعد زرک کا رستم یعنی اپنے باپ کے ساتھ رویہ بدل گیا۔ وہ جس قدر اپنے باپ کو چاہتا تھا، ان کی تصویریں بناتا تھا، ان کے آگے پیچھے گھومتا تھا۔ اب ان کی چاہت پر ان کا خوف بھاری پڑ گیا۔ اس دن کے بعد زرک کی زندگی بہت بدل سی گئی۔ وہ خوش رہنے والا معصوم زرک خاموش طبع بن گیا۔ اس کی زندگی میں بس دو ہی ایسے لوگ تھے جن کے سامنے وہ رو سکتا تھا، مرجانہ اور نغمہ۔ تم اب کبھی تصویر نہیں بناؤ گے؟ نغمہ مغموم سی اس سے پوچھتی۔ نہیں، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ یہ چھوٹا حادثہ ان کی ذات کے صفال کو کسی اور حیت میں بدل رہا تھا۔ وقت کے کمہار ہاتھوں میں شتابی تھی اور اس کی ذات کے مکال کو اس نے طفل سے جوان میں بدل دیا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم دھرتے ہی اس کے اور نغمہ کے رشتے کی نوعیت بدل گئی۔ اب وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پگ ڈنڈی پر نہیں بھاگ سکتا تھا اور نہ ہی پچھواڑے میں بڑھ کے درخت کے نیچے گھنٹوں کھیل سکتے تھے۔ حیا کی ایک دبیز چادر ان کے بیچ کھینچ گئی تھی، لیکن ان کے درمیان ان کی محبت ویسے ہی قائم تھی۔ کھلے آسمان تلے بالائی منزل میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی وہ فوراً کھڑکی سے جھانک کر دیکھنے لگی۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ نیچے کھڑا زرک اس کو سر اٹھائے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں، لیکن چہرہ مسکراہٹ سے مبرہ تھا۔ یہ گلاب کس لیے؟ نغمہ کھڑکی کے چوکٹے میں دونوں کوہنیاں جما کر پوری دل جمی سے اس کو دیکھنے لگی۔ تمہارے لیے؟ تم مجھے گلاب اس طرح دو گے؟ میرے گالوں پر دے مار کر؟ تم اس طرح کھڑکی میں کھڑی رہو گی تو؟ اور اگر میں کھڑکی میں نہ کھڑی ہوں تو؟ پھر تمہارے بالوں میں سجاؤں گا۔ آدھے کہتی ہیں جوان لڑکیوں کے بالوں میں پھول نہیں سجاتے، جن عاشق ہو جاتے ہیں۔ وہ تو مجھے بھی جن کہتی ہیں۔ اس کے جواب پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ تم صرف باتیں بھگاڑتے ہو، صرف باتیں ہی کر سکتے ہو بالوں میں پھول لگانے کی، اور تم ڈرپوک کو بھاگ جاتی ہو۔ واہ اللہ، توبہ، سفید جھوٹ۔ آؤں اب اوپر پھول لگانے؟ بالکل آؤ، میں بھی دیکھوں ہمت۔ نغمہ نے اس کی ہمت آزمانی چاہیے۔ زرک فوراً بڑھ کی اور بڑھا، کیونکہ بڑھ کی ایک بڑی شاخ چھت سے ملتی تھی۔ وہ دلچسپی سے اس کو چڑھتا دیکھ رہی تھی۔ اگلے پل اس کے چہرے کا رنگ اڑا۔ اللہ داجی! نغمہ کی آواز میں وحشت تھی۔ وہ جو تھوڑا اوپر چڑھا فوراً کودا تھا، لیکن سنبھل نہ سکا اور گر گیا۔ اس کے گرتے ہی کھڑکی سے کھی کھی کی آوازیں آنا شروع ہوئی۔ نغمہ کھڑکی میں کھڑی اس پر ہنستی جا رہی تھی۔ زرک نے ارد گرد دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کا چہرہ اتر گیا، مسلسل ہنسے جا رہی تھی۔ آدھے تمہیں پاگل اسی لیے کہتی ہیں کہ چھت پر آنے کے لیے درخت نہیں، سیڑھیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، پاگل۔ یہ کہہ کر منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنستی چلی گئی۔ وہ منہ بناتا فوراً باہر چلا گیا، حالانکہ اس کو مرجانے نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا۔ بڑے قبرستان کے ارد گرد سفیدے کے بڑے بڑے قداور درختوں کا جھنڈ تھا۔ قبرستان کے سامنے بڑی مسجد کے کھلے دروازے سے لوگ نکل رہے تھے۔ کوہرا بڑھتا جا رہا تھا اور شال اوڑھے زرک کے سر پر نماز کی ٹوپی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے اپنے گھر کی اور جا رہا تھا۔ پکی سڑک کا راستہ طویل تھا، سو اس نے بڑے قبرستان کے سفیدے کے جھنڈ والا راستہ اختیار کیا۔ اس کو سامنے چادر کے نیچے چھپے بندے کے منہ میں جلتا ہوا سگریٹ دکھائی دیا۔ کون ہو؟ اس نے احتیاطاً پوچھا تھا۔ جیسے وہ قریب پہنچا، تھوڑی بہت شام کی نیلی روشنی میں اس کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ چرس کی کسیلی بو اس کی ناک میں گھسی جا رہی تھی۔ تم یہ؟ وہ ششتر سا نیک احمد کو دیکھ رہا تھا، جس کے منہ میں چرس سے بھرا سگریٹ دبا ہوا تھا۔ نیک احمد کے سر پر نشہ چھا چکا تھا۔ وہ اس کو نہیں سن رہا تھا۔ اس نے نیک احمد کو بازو سے پکڑ کر اٹھانا چاہا، لیکن نیک احمد نے اس کو دھکا دیا اور بھاگتا اور دوسری جانب گم ہو گیا۔ جاتے ہوئے اس کی پشت پر چادر سرک کر گری تھی۔ زرک نے جھک کر اس کی چادر اٹھائی۔ گھر پہنچ کر سیدھا سلطانہ کے گھر گیا۔ ان کے صحن میں اندھیرا تھا اور دور کمرے کے ادھ کھلے دروازوں سے بجلی کی روشنی نکلتی برآمدے کی لیپ شدہ زمین پر پھیل رہی تھی۔
जारगई से धुआं उठ रहा था और इस समय शागुल बाहर निकली थी। इसको वहीं रुके देखकर इस्तफसार करने लगी, आओ ना, वहाँ क्यों खड़े हो? इसने गहरी सांस ली। इसको शागुल को बताना चाहिए, हबीबुर रहमान काका को बता देता तो शायद इसको मार पड़ जाती। शागुल में गया था फुप्पो के घर, निचला मोहल्ला। मोरजाने ने देसी घी दिया था उनकी बहू के लिए। वहाँ नमाज पढ़कर मैं बड़े कब्रिस्तान के रास्ते आने ही वाला था कि वहाँ मुझे सफ़ेदे की झुंड में नेक अहमद मिला। वो आगे के जुमला बोलने के तवक्कुफ करके गहरी सांस ले रहा था। शागुल का चेहरा जल्द सा पड़ने लगा। वो इस जगह की बुरी शोहरत से वाकिफ़ थी। इसी समय उनके पीछे खड़ा हबीबुर रहमान इनके सामने आ खड़ा हुआ। शागुल के चेहरा मज़ीद सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने इशारे से ज़रक को बताने से मना किया। वो आहिस्तगी से चादर छुपाने लगा। क्या कर रहा था वो? इसको खामोश पाकर उन्होंने उसके हाथ से चादर छीनी और इसको सूंघा। चर्च की दबी दबी बो उनके नथनों से टकराई और उनके बेढब बड़े से अबरू तिरछे होकर एक दूसरे में मदगम होने लगे। लियास खाना, अली खाना, काका जी चीख कर अंदर कमरे में गुड़ की चाय की चुस्कियाँ उड़ाते अपने बेटों को पुकारने लगे। इनकी पहली आवाज़ पर दोनों फौरन बाहर निकले। उनके चेहरे पर उठते गैज़ व गज़ब की परछाई देखकर उनकी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे ही रह गई। उनकी चीख पर बाकी सब भी बाहर निकल आए। जाओ और बड़े कब्रिस्तान से इस कमबख्त को ढूंढ कर निकाल लो। अगर वहाँ मिले तो एक इसको खींच कर लाया यहाँ और एक इसके लिए वहाँ कब्र खोद दे। ये कहकर उन्होंने चादर नीचे ज़मीन पर फेंकी। सुल्ताना सर झुकाए ज़रक से पूछ रही थी और नगमा इसको देख रही थी। इसकी नज़रों में दुख सा था। शागुल का चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। मुझे माफ़ कर दें शागुल, मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैं तो बस आपको बताना चाह रहा था। ज़रक शर्मिंदगी से माफ़ी मांग रहा था। शागुल खामोश खड़े हुए इस तरफ से उंगलियां चटखा रही थी। उनको इससे कोई गिला नहीं था, इसकी सच्चाई पर उनको यकीन था। बस आने वाला तूफ़ान इनके दिल की धड़कन को तेज़ कर रहा था। तुमने जानबूझकर ऐसा किया था। नगमा के लहजे में इसके लिए बेतबारी थी और दुख भी। इसकी बात पर पहले ज़रक ने इसको तड़प कर देखा। तुम ऐसा कह भी कैसे सकती हो? बेयकीनी से इस लड़की का चेहरा देख रहा था जिससे इसको मोहब्बत थी। क्यों नहीं कह सकती? पूरे ख़ानदान में तुमने मेरे भाई को बेइज्जत कर दिया। तुमने इस पर झूठा इल्ज़ाम इसलिए लगाया था कि तुम इससे बचपन की इस बात का बदला लेना चाहते थे। नगमा बेदर्दी से कहती। इसके दिल पर मज़ीद ज़रबे लगा रही थी। बचपन का बदला? इसने तंजिया हुनकारा भरा। अब वह बेयकीनी की पहली सीढ़ी पर खड़ा था। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो मेरे लिए? मैं बचपन का बदला ले रहा था। अपने सीने पर उंगली रख कर इस्तफसार कर रहा था। मैंने बहुत सोच समझ कर सिर्फ शागुल से बात करना चाहिए थी, लेकिन इस वक्त काका जी निकल आए। इसमें मेरी गलती नहीं है। अगर मुझे इससे बचपन का बदला लेना ही था तो मैं इस तरह ना लेता। मैं इसको पड़े रहने देता इसी तारीकी में। वो चर्च पीता और तुम लोग बेखबर रहते, लेकिन मैंने इसकी भलाई सोची थी। नगमा, आखिरी बात कि मैं झूठ नहीं बोलता और इस चर्च की गवाही गफ़ार हजाम और अशरफ मामा भी दे चुके हैं। सिर्फ मैंने नहीं देखा। इतना कहकर तन फन करता वहाँ से चला गया। घर आकर गुस्से में अपने कमरे में जा घुसा और दरवाज़ा बंद करके चारपाई पर लेट कर आँखों पर बाजू रखकर सोने की कोशिश करने लगा। इसने सोच लिया था कि वो नगमा से बात नहीं करेगा। अगर इसको अपने भाइयों के दस्तार की इतनी फ़िक्र है तो इसको भी अपनी मोहब्बत के वक़ार का ख्याल है। सारी रात वो इसकी बातों पर कोड़ता रहा। अगले दिन इसका इस्लामिया कॉलेज में पहला दिन था। इसको सुबह ही उठना था बाड़ा की बस के लिए। सुबह नमाज पढ़कर अपने सफ़ेद कपड़े पहनकर किताबें लेकर रवाना हुआ। घर से निकलते इसने देखा नगमा पानी भर रही थी। दोनों की नज़रें मिली। इसने फ़ौरन नज़रें मोड़ लीं। नगमा इसकी पोस्ट को देखती रही। इसने कल रात बहुत बुरा किया था। इसको अफसोस हो रहा था और अपनी गलती का एहसास भी। इनके ख़ानदान में बल्कि पूरे गांव में ज़रक पहला लड़का था जो 5वीं जमात से आगे पढ़कर अब कॉलेज भी जाने लगा था। हबीब काका ने नेक अहमद को मियाँ साहब के गांव भेज दिया था। बाकी दोनों भाई अपने खेतों के काम देखने लगे थे। वैसे भी अपने काम से काम रखने वाले लोग थे। जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, सैन में बिछाई गई चारपाइयों पर बैठे से पहर की बची खुची धूप सेंकती मोरजाना के सामने बरकत मामा बैठे थे। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। तेज़ी से कदम उठाता इनके पास पहुंचकर गले लग गया। कितने अरसे बाद देखा है भाई इसको। इसकी तो मूछें भी निकल आईं। और ये क्या, तुमने हजामत भी करनी शुरू कर दी क्या? इसके चेहरे का भरपूर जायज़ा लेते बरकत मामा इससे पूछ रहे थे। खैर से, इसकी हजामत का हलवा भी मैंने बांटा था। मोरजाना बेटे को प्यार से देखते अपने भाई को बता रही थी। पुराने वक्तों में लड़के की पहली हजामत पर माएँ हलवा पकाती थीं।
मूछें तो छोड़िए, लेकिन मेरे सामने ताव मत देना वरना मैं काट दूंगा। बरकत मामा इसको मसनूई धमकी दे रहे थे। इसने हंसते हुए उन्हें ताव दिया और बरकत मामा ने शैतान कहते इसका कान पकड़ा। वो कराहने लगा, तौबा, फिर नहीं करूँगा। इस बात पर बरकत मामा जी ने फ़ौरन इसके कान छोड़े थे। कहाँ दाखिला लिया है? इस्लामिया कॉलेज में, इसने जवाब दिया। बाकी किसी को तो शौक़ नहीं, ना इसके बाप ने कुछ कहा। कह रहे थे कि जो जी में आए करे, बस ऐसे काम ना करे जिससे इनके दस्तार को ख़तरा हो। तालीम से दस्तार को कभी ख़तरा नहीं हो सकता। आपा बेफिक्र रहो, ज़रा खान कभी ऐसा काम नहीं करेगा। अच्छा तुम बताओ किस चीज़ में दाखिला लिया? आर्ट्स लिया है मामा जी। साइंस क्यों नहीं? डॉक्टर नहीं बनना क्या? मुस्कुराकर इनकी बातें सुनते मोर जाने के चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हुई। वही अल्लाह, तुम डॉक्टर नहीं बनोगे? मैं तो हर किसी को कहती हूँ मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। उनका अंदाज ऐसा था कि जैसे बड़ा धचका लगाओ। नहीं मोर जाने, मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन किताबों का डॉक्टर, इंसानों का नहीं। बरकत मामा के सवालों का जवाब दे रहा था, यानी इसको पीएचडी करना थी। लो फिर क्या फ़ायदा तुम्हारे पढ़ने का? मोरजाना नाक भूँ चढ़ाते हुए उठी थी। अच्छा तुम बैठो, थके आ रहे हो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूँ। और ये अगली जुमेरात का किस्सा है। शाम अभी महवे इस्तराहत थी और वो नमाज़ पढ़कर घर आ रहा था। वो हर दिन शाम को पढ़ाई करता था। जैसे ही वो अपने कमरे जा रहा था तो बरामदे के सतोन से किसी ने इसका बाजू दबोचा और इसको सीढ़ियों की ओर खींचा था। चूड़ियाँ हल्की सी खनकी थी। पहले तो वो इस उस्ताद पर संभला नहीं, जब संभल चुका तो समझ भी गया। तीसरी सीढ़ी पर रुका था। ऊपर चढ़ती नगमा भी रुकी थी। गिले करने हो या खफगी में मुंह बसोरना, ऊपर आकर शराफत से करो। नगमा के लहजे में बैक वक्त दिल रुबाई भी थी, सख्ती भी और इल्तजा भी। इसने पहले शाम की नीलगुं रोशनी में इसका चेहरा देखा। इसकी नाक में बारीक चांदनी जैसी नथ चमक रही थी। वो स्पाट चेहरा पर संजीदगी सजाए, लेकिन दिल में मुस्कुराहट दबाए ऊपर चढ़ने लगा। कहो क्या कहना है? सीने पर हाथ बांध कर वो चेहरा मोड़े पूछ रहा था। पहले आंखों में देखो, इसके सामने खड़ी नगमा कह रही थी। इन आंखों में जिनमें कुछ दिन पहले मेरे लिए बेयकीनी थी। खफगी में तंज मुलाकात का हुस्न बढ़ा देता है। तुम देखो तो सही। वो मिनमिनाई। नहीं देखना, काम की बात पर आओ। नीली आंखों वाले लोग झूठे और साहिर होते हैं। इसकी ज़ुबान पर ऐसे जुमले क्यों मचल रहे थे? इसको खुद भी हैरत होने लगी थी। इसका दिल तो इतना बेकरार था इसकी आंखों में देखने के लिए और इसका किताबी चेहरा देखने के लिए। तुम अब भी खफा हो? वो अब रूहानसी होकर पूछने लगी। देखो तुमने कहा था कि गुलाब तुम्हारे बालों में सजाऊंगा। देखो मैं लाई हूँ गुलाब। मेरी हथेली को देखो। इसने हथेली फैलाई। ना चाहते भी ज़रक ने तिरछी नज़रों से इसकी हथेली को देखा और अगले ही पल नगमा ने इसकी चोरी पकड़ ली और हंसने लगी। एक दफ़ा फिर से वो इसको बेवकूफ़ बना गई। वो खफा होता मुड़कर जाने लगा कि ऐसे में नगमा ने आगे बढ़कर अपना हाथ फैलाया। इसके ऐन सामने इसमें गुलाब था। मनाने आई हूँ, मान जाओ। दूसरे हाथ से कान पकड़े कह रही थी और इसके अंदाज पर वो पिघल गया। कुछ देर खड़ा इसको खफगी से देखता रहा, फिर मुस्कुराया और इसके हथेली से गुलाब उठाकर इसके बालों में कान के पीछे सजाने लगा। दुनिया एक तरफ हो मेरे खिलाफ, तुम्हें दूसरी तरफ खड़े होकर मेरा साथ देना चाहिए नगमा। अब वो इसकी आंखों में झांक कर कह रहा था, तुम अब ऐसी मुलाकातों में फ़लसफ़े भगारोगे तो शायरी करूं क्या? हाँ शायरी सुनाओ। इस समय नगमा ने देखा मोहब्बत का देखना कैसा देखना होता है। इसके दिल की धड़कनें अथल पथल हुई और गाल दहक कर लाल हो गए। ज़रक की याद पार होती नज़रों की ताब ना लाते फ़ौरन मुड़ी और नीचे जाने लगी। वो हंसा था। रुको तो डरपोक। इस्लामिया कॉलेज की तारीखी इमारत पर सरमा की धूप सरक रही थी। सर्दियों में वो सफ़ेद यूनिफॉर्म पर काली शेरवानी पहनते थे। इस वक्त वो शेरवानी पहने धूप सेकते अंताक्षरी खेल रहे थे। इसके पास टप्पों और गज़लों की एक बहुतात थी। वो ज़्यादातर गज़लें ही सुनाने लगता। क्लास का टाइम अब हो गया था। वो अपने सवात के दोस्त के साथ अब क्लास की तरफ जा रहा था। तुम्हारा हाफ़ज़ा बहुत अच्छा है ज़रा खान, और ज़ौक़ भी। सवात का सिंगर यार उसकी तारीफ़ कर रहा था। कहाँ से पढ़ा इतना सब कुछ? वो मुस्कुराया और चमकती धूप में आंखें चुंधियाते हुए कहने लगा, मेरा मामा है। 4 सद्दात मानजई में। इनके पास टेप रिकॉर्डर है और इतने सारे कैसेट हैं। जब भी जाता था मैं इनके पास तो इनका रेडियो हर वक्त बजता था और ना चाहते भी मैं सुनता था। तो ऐसे बहुत सारी गज़लें हिफ्ज़ हो गई। इसने तफसील से बताया था। तुम्हारी लिखाई भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल खत्तातों वाली। वो बहुत मुतासिर मालूम होता था इसे। नहीं यार अब इतनी भी नहीं।
آرٹ کے اور کون سے شعبوں سے زیادہ شغف ہے؟ بس کچھ خاص نہیں، بچپن کا ایک تلخ واقعہ اس کے حلق میں کسی کانٹے کی طرح آن پھنسا تھا۔ میں مان نہیں سکتا، اس دن تم تاریخ کی کتاب پڑھ رہے تھے لائبریری میں، اور کئی دن سے میں تمہیں نوٹ کرتا ہوں تم مجسمہ سازی کے ہی صفحات پڑھتے ہو اور مشہور مجسمہ سازوں کے مجسمے دیکھتے ہو، مسکرائے، لگتا ہے تم میری جاسوسی کرتے ہو۔ نہیں، بس وہ تمہاری محویت مجھے دیکھنے پر مجبور کرتی تھی۔ اب بتاؤ بھی اس میں کیا ہے؟ مجھے افسانے لکھنے پسند ہے۔ چلو پھر تمہیں مقصود صاحب کے پاس لے کر چلتا ہوں، پڑھ کر رائے دیتے تھے۔ وہ اب تجسس سے اس کی اور متوجہ ہوا تھا۔ وہ مقصود صاحب کے گھر گئے۔ انہیں دیکھ کر مقصود صاحب کے چہرے پر ایک مہربان مسکراہٹ پھیلی۔ ایک اور آرٹسٹ یا صرف دوست؟ وہ اس سے مسکرا کر پوچھ رہے تھے۔ وہ بھی ہنس پڑا۔ سر جی، یہ آرٹسٹ ہے، کچھ سوال پوچھنے آیا ہے، آؤ۔ مقصود صاحب کی تقلید میں وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے۔ ایک راہداری میں سے گزر کر گھر کے پیچھے ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں آئے۔ وہاں مقصود صاحب کا اسٹوڈیو تھا۔ وہ بے ترتیب تھا، کہیں بالٹی پڑی تھی، کہیں رنگ تھے۔ سامنے دیکھو، مٹی نظر آ رہی ہے نا، گارے جیسی؟ جاؤ اور کچھ بنا کر دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں قدرتی صلاحیت ہے کہ نہیں۔ اس کو سامنے میز پر پڑے مختلف جار کو طرف اشارہ کر کے بول رہے تھے۔ زرق نے گہری سانس بھری۔ وہاں جا کر چاروں کلے میں سے ایک کا انتخاب کیا، ہاتھوں سے اسی چڑیا کا مجسمہ بنانا شروع کیا جو وہ اور نغمہ بچپن میں ایک ساتھ بناتے تھے۔ جب بنا چکا تو مقصود صاحب کو دکھایا۔ کچھ دیر اس کو پکڑے خاموشی سے گھورتے رہے۔ سب سے پہلے یہ بتاؤ، تم نے اسی مٹی کا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ یہ لچکیلی مٹی تھی۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر مٹی لچکیلی تھی، باقی بھی تو اسی طرح کی تھی نا؟ نہیں سر جی، باقی اس طرح کی نہیں تھی۔ یہ والی آسانی سے خشک نہیں ہوتی، اس لیے اس کو دوبارہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ باقی میں پانی استعمال کرنے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے ایک لمبا ہنکارا بھرا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے بیٹا۔ مقصود صاحب نے اسے دیکھا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ سو تم نے آرٹ اور مذہب کے بیچ ایک لکیر کھینچ دی۔ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اس جوہری کے بارے میں بتاؤں جو تمہارے فن کو مزید تراشے۔ اس کی آنکھوں میں تپش تھی اپنے شوق کی، اور ہاتھ میں منزل کی چٹھی جہاں اس نے اپنے فن کے ہیرے کو تراشنا تھا، نیشنل کالج آف آرٹس لاہور۔ چونکہ اس کے گھر میں اس کی تعلیم سے کسی کو کوئی سروکار نہیں تھا، اس لیے اس نے گھر میں محض اتنا بتایا کہ اس کو لاہور جانا ہے۔ اس کے ایف اے کے پرچے ہونے میں بھی وقت تھا۔ اس دوران اس کے بڑے بھائیوں عباس لالا اور نبیل کے رشتے طے کر دیے تھے، بخت رحمان کاکا کی بیٹیوں کے ساتھ، اور اس کی دونوں بہنوں کے رشتے ان کے دونوں بیٹوں کے ساتھ۔ شاہ گل تو باقاعدہ خفا ہو بیٹھی کہ وہ نیک احمد اور لباس خان کے لیے اس کی بہنوں کا سوچے بیٹھی تھی۔ مور جانے نے ان کے ہاتھ پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر پیار سے کہا تھا، دیکھو شمیمے، انہوں نے پہلے بات کر دی، میں ان کو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ تم پہلے رشتہ ڈالتی تو میں تمہیں فوراً ہاں کر دیتی۔ ویسے تمہارے بچے مجھے عزیز ہیں، اس طرح عبدے کے بھی ہیں، لیکن میرا زرق خان ہے نا ابھی، اس کے لیے میں تم سے نغمہ کا کہہ رہی ہوں۔ رشتے کے لیے پورے روایت کے ساتھ آؤں گی، ابھی سے تمہارے کانوں میں ہی بات ڈال دی۔ شاہ گل پہلے تو خاموش رہیں۔ جب حبیب الرحمان کاکا کی طرف سے کوئی اعتراض نہ اٹھا تو انہوں نے مور جانوں کا اندیا دے دیا۔ جمعے کی چھٹی پر جب نیک احمد آیا تو اس کی آنکھوں میں اس فیصلے پر تپش تھی، زرق اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تم چپ رہو، اپنا بغض اپنے دل میں دبا دو، منہ پر لانے کی ضرورت نہیں، اس کے فیصلے کرنے والے بھی زندہ ہیں۔ مدرسے نے تمہیں ذرا بھی نہیں بدلا، محض نام کی داڑھی ہے اور دین پڑھ رہے ہو۔ اس کی بات پر شاہ گل آگ بگولا ہوئی۔ ان کو زرق ویسے بھی پسند تھا۔ ان کی بات پر وہ خاموش رہا، لیکن اندر غصے کی آگ جلتی رہی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ عباس اور نبیل کی شادی میں بھی نہیں ہوگا اگر وہ یہ تماشے کریں گے۔ اعتراض تو نیا نیا تبلیغ میں 4 ماہ لگا کر آ چکے رستم کو بھی تھا، لیکن وہ چپ رہے اور کچھ نہ بولے۔ اس شادی میں تمہاری اور نغمہ کی منگنی بھی ہوگی۔ کتاب پر جھکے زرق کو مور جانے نے اپنے تئیں خوشخبری سنا کر مسکرا رہی تھی کتاب سے نظر اٹھا کر۔ جب زرق نے دیکھا تو اس کا چہرہ اس خبر پر بجھا ہوا تھا۔ کیا فائدہ؟ اس کی بات پر مور جانے کا چہرہ متغیر سا ہو گیا۔ نکاح پڑھوا دیتی، سیدھا سیدھا کتاب میں سر رکھ کر شرمانے کی مصنوعی ایکٹنگ کرنے لگا۔ مور جانا اس کی کمر میں ایک دھموکہ جڑ دیا، شریر۔ عباس لالا اور نبیل کی مہندی کا سلسلہ شروع ہوا۔ خاندان بھر سے کوئی نہ کوئی ان کے لیے مہندی لے کر آتا تھا۔ یہ 2 ہفتے لگاتار عورتیں رات کو دولہوں کو مہندی لگاتی اور تماشے کرتی۔ جب گھر کا ہفتہ شروع ہوا تو پورے خاندان میں ہر گھر میں مہندی پہنچائی گئی۔ ایک پرانی رسم تھی۔
वो किसी काम के सिलसिले में नगमा के घर गया तो नगमा इनके घर से आई मेहंदी में पानी डालकर भिगो रही थी। इसको आता देख इसने फौरन दुपट्टा ठीक किया और मेहंदी को वहीं छोड़ बरामदे की तरफ दौड़ लगाई। उनकी झांकत आंखी से हेज उठाते हुए सुल्ताना मुस्कुराई थी। वाह अल्लाह तौबा, लगता ही नहीं कि दोनों बचपन के दोस्त हैं। सारा दिन बढ़ के नीचे शैतानियाँ किया करते थे। अब देखो तुम्हें आता देखकर शर्म के मारे भाग खड़ी हुई। आधे मोड़ जाने ने कहा कि हफ्ता आप हमारे घर गुजारेंगी। बड़ी दादी के बाद आप ही हमारी सरबराह हैं। वो इनके साथ बैठा तो उन्होंने माथा चूमा था। वाई ज़ार, बस आती हूँ शाम को इंशाल्लाह, तुम आ जाना मुझे लेने। आधे ने मुस्कुरा कर कहा। इसको देखकर मुस्कुराहट दबाकर इशारा किया कि अब देखो नगमे, बच्चे इधर आओ, मेहंदी में मुर्गियाँ चोंचे मार रही हैं। ज़रा खान चला गया। उनकी आवाज़ पर जैसे ही बाहर आई सामने दादी और वो मुस्कुराहट रोके इसको देख रहे थे। शर्म के मारे इसका चेहरा फौरन सुर्ख हुआ था। वापस दौड़ी थी। दोनों ने एक दिलकश कहकहा लगाया। शर्मा गई। दादी कहकहे लगाती तो खांसी भी साथ साथ ही चलती। अच्छा मैं चलता हूँ, शाम को लेने आऊँगा आपको, इसने तेज़ आवाज़ में कहा। दर हकीकत वो इसको सुनाना चाहता था। अपने कमरे में खड़ी फूली हुई सांसों बेरब्त धड़कनों के साथ इसने मुस्कुरा कर और फिर बुड़बुड़ाई थी। देखो अब मैं तुमसे कैसा बदला लेती हूँ। दोनों बेसब्री से आसमान के किनारे शफक की स्याही में तब्दील होने का इंतज़ार करते रहे। जैसे ही शाम ने पर फैलाई इसी वक्त दोनों अपनी मखसूस जगह पर खड़े थे, घर के पीछे बढ़ के दरख्त के पास। मेहंदी कहाँ की थी? इसका पहला सवाल कितना गैर मामूली था। क्या मतलब? 4 सद्दा से लाए हैं बरकत मामा, जल्दी और बहुत चोखा रंग छोड़ती है। इसने इतरा कर कहा था। तुम पूछ क्यों रही हो? इसके सवाल के जवाब में एकदम से नगमा ने ताज़ी मेहंदी इसके चेहरे पर लकीर की सूरत लगा दी। इसलिए बड़े शौक़े बन रहे थे, अब जल्दी चोखा रंग भी छोड़ेगी। वो उनका मजाक था। वो शशदर खड़ा इसको कह रहा था। और ये मेरा। फिर इसने पीछे से मेहंदी से भरा खोरा इसके सामने किया। देखो सब मेहंदी लगा चुके हैं, मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया। तुमने कहा था ना कि मेहंदी तुम लगाओगे। नगमा की चालाकी पर वो मुस्कुराया। शादी के बाद लगाया करूँगा। वो खिलखिलाई। नहीं अभी। वो भी मुस्कुराया। नगमा ने हाथ आगे किए और इसने पूरी मोहब्बत से इसके हाथों पर मेहंदी लगाई। इसके दूधिया हाथ सुर्ख मेहंदी में रचे कितने हसीन दिखाई देंगे, वो सोचकर मुस्कुराया था। मेहंदी की रात इसकी ज़िंदगी में आने वाली सबसे हसीन रात थी। इस रात इसकी मंगनी थी। मंगनी तो खैर सिर्फ नाम की थी, बस पूरे ख़ानदान के सामने शाह गोल को ज़रक को अंगूठी पहनानी थी और मोड़ जाने को नगमा को। वो अपने कमरे में खड़ा अपने कपड़ों के इंतज़ार में था। ऐसे में एक लड़की दाखिल हुई जिसके कपड़े आम से थे, चेहरा साफ शफाफ। वो जितनी खूबसूरत थी इसका हुलिया इतना ही आम सा था। ज़रक लाला, ये तल्ला तो भाभी ने भेजे हैं। इसने चारपाई के सिरे पर इसके इस्त्री शुदा कपड़े रखे फ़ौरन मुड़ी थी। वो इससे आंखें नहीं मिला पा रही थी। सुनो तुम कासिम की बहन हो। वो पहचानने की कोशिश कर रहा था, जब नाकाम रहा तो पूछ बैठा। लड़की ने पीछे मुड़कर पहली बार इससे नज़रें मिलाई। हाँ जी। इसने मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया। कासिम के साथ इसकी अच्छी खासी दोस्ती थी। जब वो अतमान जई जाता था बरकत मामा के घर तो अक्सर इसके साथ खेला करता था। कासिम एक सादा मिजाज का बहुत नरम दिल इंसान था। कपड़े पहनकर बाहर निकला तो सहन में औरतों की तादाद में इजाफा हो चुका था। वो सीधा बाहर निकला और हुजरे में चला गया। हुजरे में मौसीकी की महफिल जमी हुई थी। वो कासिम के साथ बैठकर इसके हाल अहवाल पूछने लगा। लगता है अब्बास से ज़्यादा इसको जल्दी है। इसके खालाजाद ने कहा तो बाकी सब भी कह लगाने लगे। दरवाजे के करीब इसकी सब कज़न्स खड़ी थी। सब लड़कियां इसकी टांगें खींच रही थीं। वह हाजिर जवाब था और इसके जवाबात इनको महफूज कर रहे थे। इसकी नज़रें नगमा को ढूंढती रहीं, लेकिन वो शर्म के मारे कहीं छुपी हुई थी। मेहंदी में शाहगुल ने इसको सोने की अंगूठी पहनाई जो बाद में मोर जाने ने इससे ले लेनी थी। फिर उसको वो दिख ही गई रक्स के दायरे में। इसके बाद पूरी शादी में वो इससे छुपती रही। शादी के बाद वो लाहौर के लिए रवाना हो गया। इसने बस घर में इतना कहा था कि वो पढ़ने जा रहा है और बस दिल तो चाहता था कि जाने से पहले नगमा से मिले, लेकिन नेक अहमद छुट्टी पर घर आया था, इसलिए इसने मुनासिब ना समझा और इससे छुप कर मिलना। लाहौर इसके लिए नया था। यूँ वो यहाँ इस्लामपुरा मकसूद साहब के एक जानने वाले के घर में पेइंग गेस्ट के तौर पर रहता था। उनका घर में पुरानी तर्ज का था। सुबह होती तो नीचे इसके जाग जाने के बाद कहीं शोर उठता।
दरवाज़ा खटखटाता दूध वाला, बाहर गली के चौबारे पर बनी चौधरी सद्दाम की दही की दुकान पर रश, इसके लिए सब नया था। वो पेशावर के गांव का रहने वाला जिंदा दिलों के शहर लाहौर में आंखें खोल रहा था। कॉलेज में दाखिल होते हुए इसकी नज़रों में हैरत, खुशी, सताइश और जोश के कई रंग थे। पूरा कॉलेज घूम रहा था। इसके लिए यह हैरत कदा था, इसके ख्वाबों की दुनिया। बचपन से इसने अपने अंदर के शौक़ को दफनाए रखा। वो समझता था कि शायद इसके शौक़ दफन होकर मिट्टी हो जाएगा, लेकिन वो ये भूल चुका था कि शौक़ जब दफना दिया जाए तो मिट्टी नहीं बनता, वो ज्वालामुखी बन जाता है, जलाकर राख कर देता है। इसने अपने हाथों को देखा, इसमें अंगारे नहीं थे, गारा था, ताज़ा खुशबूदार गारा। इसने अपने हाथों को सूंघा और एक तस्कीन इसके रूह को पहुंची। सामने स्टूल पर इसकी तख्लीक की पहली सूरत बन रही थी। सुल्ताना का इंतकाल हो गया। वो इनका रस्म कुल अदा करके एक हफ्ते वहाँ गुजार कर वापस लाहौर जा रहा था। आते वक्त वो बड़े कब्रिस्तान में आधे की कब्र पर फातिहा पढ़ने गया तो आंसुओं के झरनों को वो रोक ना पाया। जब जब वो किसी मुश्किल में होता, मोड़ जाने से पहले वो इसकी मेहरबान गोद में सुकून ढूंढता था। वो इसकी ढाल थी, हर किसी से उसको बचाती। लोगों की ज़ुबानों पर इनके किरदार के लिए अच्छे अल्फाज ना थे, लेकिन जाते वक्त सबको रुला कर गईं। लाहौर पहुंचकर इसकी हालत बदल गई थी और ये इसके क्लास फेलोज़ ने भी नोट किया था कि अब वो खामोश रहने लगा है। फिर इसने अपनी सारी तवज्जो अपने काम में लगा दी। इसकी पेंटिंग और मुजस्मों की तारीफ़ें बहुत होती, क्योंकि वो अपनी जड़ें नहीं भूला था। हमेशा अपने इलाके, अपने रस्म व रिवाज, अपनी सकाफ़त से इंस्पायरेशन लेता था। इसका पहला बाकायदा मुजस्मा जो डिस्प्ले हुआ था वो मैमूने का था, पश्तो के एक लोक दास्तान का मरकज़ी किरदार, जिसको इसके शौहर ने इस गैरत के नाम पर ज़िबा किया था। इसने इस मुजस्मे का नाम मैमूने ही रहने दिया। ज़मीन पर औंधी लेटी एक लड़की, जिसके सर पर दुपट्टा था और एक लट इसकी आंखों पर साया फगन थी। इसी एक आंख से एक आंसू की लकीर इसके चेहरे पर बह रही थी। यह डिस्प्ले में इसके मुजस्मे की काफ़ी तारीफ़ें हुई। लोग तजस्सुस के मारे इस मुजस्मे के सामने खड़े होते तो कहानी सुनने की फरमाइश करते और पूरी कहानी जानकर उनका दिल बना रूह के मुजस्मे के लिए दुख से भर जाता और मुजस्मा सास के लिए सत्ताईस से। वो बहुत खुश था। इसके फ़न में निखार भी आया और इनफरादियत भी, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि कल सुबह इसके मुजस्मे के सामने कोई खड़ा उसको शोला बाल नज़रों से देख रहा होगा। इस शख्स की नज़रों में नफ़रत थी इसके लिए, इस मुजस्मे के लिए। यह आपके खान साहब का फ़न पा रहा है और हैं भी कमाल के मुजस्मे, आप देखना चाहेंगे? इस शख्स को ज़रक का किलास फैलो ख़याम बहुत जोश व खरोश से बता रहा था। नहीं, मुझे सनम तराश से मिलना है। नेक अहमद ने गर्दन घुमाकर ख़याम को देखा तो इसने मुस्कुराते होठ सुकड़ गए थे। मेहमान के चेहरे पर अजहद करख्तगी थी। रात की तारीकियाँ चहार सो फैली थी। रुस्तम खान के कमरे के अंदर हजूम इकट्ठा था। अब्बास की बीवी के हाथ में ट्रे के फंजानों से भरा हुआ था। वो अंदर दाखिल हुई। अंदर जमा लोगों में एक एक के सामने रुककर कहवा पेश किया। रुस्तम खान ने इसको सर हिलाकर इनकार किया था। निस्वार रखी है मैंने। ये सब आज एक अहम फैसले के लिए जमा थे। मोरजाना की तबीयत आजकल काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। डॉक्टरों ने कहा था कि इन्हें यरकान है। तब से उन्होंने ज़िद लगाई थी कि उनकी ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। वो अपनी ज़िंदगी में ज़रक की शादी होती देखना चाहती हैं। उनको थोड़ा वक्त देते हैं ना। अब्बास लाला ने कहा था, एक तो अचानक शादी और नहीं बेटा, हमारी फ़िक्र मत करो, हमारी तरफ से सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। इकलौती बेटी है मेरी, बचपन से इसका जहेज़ बना रही हूँ। अपनी आखिरी बात पर खुद ही शागुल हंस पड़ी। बस हमारी भी तैयारियां मुकम्मल ही समझो। जेवर में कब का बना चुकी हूँ और बाकी काम तो वैसे भी शादी के दिनों के ही करने के होते हैं। मोरजाना के जर्द चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इनको यूँ महसूस हो रहा था जैसे इनमें बहुत तवानाई आ चुकी हो। तो ठीक है, कल माशाल्लाह से नेक अहमद रायवन इज्तिमा के लिए जा रहा है। आते वक्त ज़रक से भी इसके कॉलेज में मिल लेगा। फिर हम तारीख़ रख देंगे। हबीबुर रहमान के लहजे में अब नेक अहमद के लिए फ़ख्र ही फ़ख्र सा था। नेक अहमद ने मियाँ साहब के मदरसे से हिफ्ज़ किया था, इसी वजह से इसकी काफ़ी सुनी जाती थी। 5 वक्त का नमाजी था। अगले दिन ये खबर पूरे ख़ानदान में आग की तरह फैल गई थी कि ज़रक की शादी की तारीख़ रख दी गई है। जो लोग इसको अफवाह समझ रहे थे, उन्होंने देखा कि इनके घर सारे मर्द इकट्ठे होकर लकड़ियाँ काट रहे थे, तो उन्हें यकीन हो गया कि 4 सद्दा से बरकत मामा भी आ चुके थे। वैसे भी अकेले थे। उनका महीना अपने घर गुजारना या यहाँ गुजारना एक ही बराबर था। नेक अहमद रायवन से वापस आया तो इसका चेहरा बदल चुका था। चेहरे और आंखों में करख्तगी झलकती थी। घर आने के बाद इतने लंबे अरसे से
इतने लंबे से सफ़र करने के बावजूद सीधा मस्जिद गया था। इसको इमाम साहब से मिलना था। मस्जिद के कोने में इमाम साहब के लिए कमरा मख्तस था, छोटा सा कमरा जिसमें एक बड़ी अलमारी किताबों से भरी हुई थी। इस वक्त कमरे में काफ़ी भीड़ थी। मोहल्ले के बुज़ुर्ग लोग और बादशाह खान की तकरीबन सारी औलाद जमा थी। इमाम मस्जिद एक अहम मौजू पर बात कर रहे थे, सनम तराशी पर और सनम तराश पर, यानी ज़रक खान। रात को हबीबुर रहमान का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। एक तरफ कोने में दुपट्टे का कोना मरोड़ कर बैठी नगमा, सर पकड़े शागुल, और दूसरी तरफ नेक अहमद जिसकी आंखों में करख्तगी थी। हम अब इस सनम तराश को अपनी नेक बहन का हाथ देंगे? इसका लहजा उकसाता हुआ था। हबीबुर रहमान ने पीछे मुड़कर देखा। खिड़की के पटों से हवाएं टकरा रही थी। नगमा के चेहरे से पल्लू गिरा, आंखों में वहशत उतरी। इसकी आंखों में इसके बुत तोड़ने के इरादे खाक पकड़ रहे थे। दोपहर के बाद रुस्तम खान के सहन में चारपाइयाँ हनूज अपनी जगह पर थीं। फिर से सहन दोनों घरानों के तमाम अफराद से भरा हुआ था। गुस्से से पागल होते रुस्तम खान, वहशत ज़दा मौरजाना, नफ़रत आंखों में समोए नेक अहमद और चुप सी नगमा। बस इस इंसान की कमी थी जो भी दरवाज़ा खोल कर मुस्कुराता आ रहा था। मान इसकी मुस्कुराहट सिमटी। लाहौर से आते हुए ज़रक के चेहरे पर एक मुस्तकिल मुस्कुराहट थी। इसकी आंखें नगमा का सरापा था। सुर्ख गोटा किनारी लगे दुपट्टे में मुड़कर देखती नगमा, जिसके चेहरे पर एक लट गिरती है और वो फ़ौरन इसको कानों के पीछे उड़स लेती है। जब वो घर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। सहन में सब मौजूद थे। इसके चेहरे पर से मुस्कुराहट सिमटी और आगे बढ़कर इसने सलाम करना चाहा, लेकिन किसी ने भी इसके सलाम का जवाब नहीं दिया। ज़रक ने जवाब चाहती नज़रों से मौरजाने को देखा और उनका चेहरा मज़ीद जल्द पड़ रहा था। सफ़ेद लैस वाले दुपट्टे का पल्लू मरोड़ कर मुँह पर रखे अपनी सिसकियाँ दबा रही थी। फिर ज़रक की नज़रें नगमा पर पड़ी। इसने फ़ौरन नज़रें चुराई थीं। दाजी आगे बढ़े, आंखों में अंगारे थे, अल्फाज इन्हीं अंगारों में दहकते हुए, तुम लाहौर में क्या करते थे? इसने जवाब देने से पहले मुड़कर नेक अहमद को देखा जो अपनी दाढ़ी में उंगलियां फेरता इसको नफ़रत भरी निगाहों से देख रहा था। उसको नेक अहमद और अपनी मुलाकात याद आई और वो भूल गया था कि पिछली बार भी इसकी स्केचिंग को सबके सामने लाने वाला वही तो था। तो वो यकीनन बता चुका था सबको। मैं वहाँ मुसव्वरी सीखने गया था, इसने संभल कर जवाब दिया। मुसव्वरी? इसके जवाब पर नेक अहमद ने तंजिया हंसी हंसकर पूछा, मुसव्वरी या सनम तराशी? हाँ मुसव्वरी और मुजस्मा साजी सीखने, इसने नेक अहमद की आंखों में आंखें डालकर कहा। इसी वक्त एक जन्नाटेदार थप्पड़ इसके चेहरे पर पड़ा और इस थप्पड़ की तकलीद में दो और थप्पड़ भी पड़े। मौरजाना, अब्बास लाला, बरकत मामा फ़ौरन एक साथ उठे। बरकत मामा बाप बेटे के दरमियान खड़े हुए। ये क्या कर रहे हो रुस्तम? जवान जहान बेटे पर हाथ उठा रहे हो? हाँ उठा रहा हूँ। कैसे ढीठपन से कह रहा है कि ये बुत तराशता था अब तक। 3 साल इसने कितने बुत तराशे होंगे? पूछो इससे। मलऊन की वजह से इस घर पर अजाब उतरा है। पहले सुल्ताना मरी, फिर इसकी माँ बीमार हो बैठी, तल्लत का बेटा मरा, पूरा एक खेत जल गया। हर तरफ से अजाब नाजिल हो रहे हैं। लोग कहते थे कि किसी ने जादू किया, लेकिन नहीं, हमें ये नहीं पता था कि यह हमारे सनम तराश बेटे के गुनाहों की सज़ा है। रुस्तम खान इतनी तेज़ आवाज़ में बोल रहे थे कि इनके गले की रगें नीली पड़ते हुए उभरी हुई थी। उनकी आवाज़ आखिर में फट सी गई। इनकी चिंगाड़ती आवाज़ पर दीवार पर से पड़ोसी भी झांकने लगे। खुदा मेरे गुनाहों की सज़ा किसी बेगुनाह को क्यों देंगे? ज़रक का दाएं गाल सुर्ख और जल रहा था। वो बोला तो इसकी आवाज़ में अहानत की किरचियाँ थीं। गुस्से की लय में बहती आवाज़ में अपने लिए एहतजाज सा था। क्यों नहीं देंगे? हर कौम पर सज़ा, इस कौम के गुनाहों। इसने गुस्से से अपने बाप की बात काटी थी। वो इज्तमाई गुनाह होते थे, मैंने क्या बुरा किया? ये नए ज़माने के फ़न है, आर्ट कहते हैं इसको। ज़माना कदीम से चले आ रहे हैं। मैं मुजस्मा बनाता हूँ, इसको पूछता नहीं हूँ। पूछते भी हो गए। ये खुदाई वस्फ़ है, इस्लाम में इसकी सख्त ममानियत है। तुम अब इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। नेक अहमद भी तेज़ी से उठा और ऊंची आवाज़ में गुस्से से बोला, नहीं मैं पूछता नहीं, मैं इसको फ़न के तौर पर बनाता हूँ। म्यूज़ियम्स में रखे जाते हैं, चौकों पर। ये ज़माने गुजर जाने के बाद तारीख़ी बन जाया करते हैं। इसने दलील देनी चाहिए, लेकिन फ़ौरन इसको अंदाज़ा हुआ कि इसकी दलील ना तो ठोस थी और ना ही वो कायल हुए थे। तुम इसको छोड़ दो, बस अल्लाह से रजू कर लो अपनी माफ़ी के लिए, अपने गुनाहों के लिए। रुस्तम खान ने ऐसे अंदाज में कहा जैसे वो मज़ीद इसका चेहरा नहीं देखना चाहता था। वो कुछ देर के लिए खामोश रहा। जब बोला तो इसकी आवाज़ में कतियत थी, मैं ये नहीं छोड़ सकता।
इसकी बात पर रुस्तम खान मुड़े तो बस फिर ठीक है, आज के बाद ना मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ है और मेरे ख़ानदान में से किसी का अगर किसी ने तुमसे रब्ता किया या बात की तो इससे भी मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। फिर वो मोरजाना की तरह मुड़े जो तड़पने लगी थी, तुम भी अगर इससे ताल्लुक़ रखोगी इसी वक्त मैं तुम्हें तलाक दूंगा। फिर इस सफ़ेद सर के साथ तलाक याफ्ता का एजाज़ सीने से लगाए फिरना अपने इस बुत तराश मलाउन बेटे के साथ। मोरजाना रोने लगी, वो मुड़ी और ज़रक खान के पास जाने लगी। छोड़ दो ज़रक जाना, खैर जाने दो। क्यों छोड़ूं मैं, ये मेरा जुनून है, शौक़ है, मैं इसके आगे मजबूर हूँ। लोग गाने गाते हैं, सुनते हैं, इसको आर्ट कहता है आज का ज़माना। सारी उम्र इनकी एक मोहब्बत भरी पुकार के लिए वो तरसता रहा। वो कितनी आसानी से इससे ला ताल्लुकी का ऐलान कर चुके थे। मैंने ये नहीं छोड़ सकता। खैर दाजी, आप ऐसे मेरे साथ ताल्लुक़ ख़त्म नहीं कर सकते। मैं कर चुका हूँ। ला ताल्लुकी की पहली सर्द महरीन की आवाज़ में दर आई। मैं इस घर में बुत तराश नहीं रहने दूँगा। तुम्हारे इस मेले में जाकर मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह सारे बुत तोड़ नहीं सकता, लेकिन ये ला ताल्लुकी कर सकता हूँ। दिल तो चाहता है बड़े कब्रिस्तान में गड्ढा खोद कर तुम्हें संसार करके मार दूँ, लेकिन जब आप कर चुके हैं ला ताल्लुकी का इजहार तो हम भी इसके साथ अपनी बहन का रिश्ता नहीं रखना चाहते। नेक अहमद की आवाज़ में नफ़रत भी थी और हकारत भी। वो करंट खाकर फ़ौरन मुड़ा। इसने नगमा को देखा और अगले ही पल वो इसकी जानिब बढ़ा था। नगमा मुझे नहीं छोड़ सकती, मैं नगमा को नहीं छोड़ने वाला। इसकी आवाज़ में कतियत थी। नगमा की आंखों से आंसू टपके। ये तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखेगी। नेक अहमद का अंदाज़ हतमी था। सब एकटक ज़रक और नगमा को देख रहे थे। नगमा की आंखों से आंसू टिप टिप बहने लगे। इसने मुलते जियाना निगाहों से ज़रक को देखकर मिन्नत करते लहजे में कहा था, छोड़ दो ज़रक, सब कह रहे हैं। नहीं छोड़ सकता तो मेरे साथ चलो। ज़रक देखो, ऐसा मत करो। ये सब नेक अहमद अपने बदले, इसने कहना चाहा, लेकिन नगमा की काटदार आवाज़ ने इसका जुमला वहीं रोका था। हाँ, नेक अहमद बदला ले रहा है, मान लिया मैंने, लेकिन क्या वो जिस बात पर बदला ले रहा है, क्या तुम इससे इनकार कर सकते हो? बोलो, तुम कह दो कि हाँ मैं नहीं तराशता बुत। हर बार तुम ठीक नहीं होते ज़रक, इस भरम से निकल आओ। नगमा ने फिर रुक कर सबको देखा, अपने भाइयों को, अपने बाप को, और फैसला इनके सामने था, साफ और अटल। तुम इसको नहीं छोड़ सकते तो मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, मैं तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती नगमा, तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो ना। वो पागल सा होने लगा, वो रोने लगा था। फिर मुड़ा, दाजी आप। इसी वक्त नेक अहमद ने इसको बाजू से पकड़कर धकेला। वो लड़खड़ाया था। बरकत मामा जी फ़ौरन आगे बढ़े। हद में रहो नेक अहमद, ज़रक से मुखातिब हुए, उठो मेरे साथ चलो। इसको लेकर जा रहे हो, फिर कभी लौट कर मत आना। बरकत, रुस्तम खान की खबरदार करती आवाज़, मुझसे कोई ताल्लुक़ मत रखो तुम। कोई शौक़ नहीं मुझे भी तुमसे ताल्लुक़ रखने का। तुमने इसको बेटा मानने से इनकार कर दिया, आज से ये मेरा बेटा है। बरकत मामा की आवाज़ में उनके लिए नफ़रत थी। सहन खाली हो चुका था और बरामदे में बरकत मामा इसका और अपना सामान बांध रहे थे। नेक अहमद, दाजी, शाहगोल और बाकी सब बरामदे की चारपाइयों पर बैठे थे। सबके चेहरे सपाट थे। सहन में नगमा के कदम थमे हुए थे। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी नज़रों में एक मंजर था, किसी की शादी का। इसकी पड़ोसन नेक अहमद के चरस वाले वाक़ये पर अपनी सहेली के कान में घुसी नेक अहमद के बारे में पूछ रही थी। नेक अहमद क्या चरसी है? वो मुड़ी और इसके ऐन सामने जा खड़ी है। और अपने चरसी बाप के बारे में क्या कहना है जो अनकरीब तुम्हें सनम खान को बेचने वाला है? दिमाग ख़राब हो चुका है क्या नगमे तुम्हारा? लड़की गुस्सा हुई। हाँ, हुआ है मेरा दिमाग ख़राब। जब मेरा दिमाग ख़राब होता है मैं लोगों के चेहरे ख़राब कर देती हूँ। अगली दफ़ा मेरे भाइयों के बारे में ऐसी वैसी बातें की तो मैं भी नादान के पुल के नीचे तुम्हारी और गुलजार की मुलाकातों के किस्से मशहूर कर दूँगी। ये कहकर वो तन फन करके जाने लगी। इस लड़की की सहेली इसको समझा रही थी, नगमा भाइयों के ख़िलाफ़ बातें बर्दाश्त नहीं करती। बरामदे में मोड़ जाने की रोने की आवाज़ में तेज़ी दर आई जब ज़रक ने दहलीज पार की। सामने गाड़ी खड़ी थी और दूर बिजली के तारों में फंसे इस गली के इकलौती लाइट की जर्द रोशनियों के सामने कई पतंगे फड़फड़ा रहे थे। वो गाड़ी में बैठा और गाड़ी रवाना। इसने गाड़ी के शीशे से सर निकाला। इसकी आंखें बुझी हुई थी और आंसू सूख चुके थे। वो मजनूनियत के पहली सीढ़ी पर कदम धर चुका था। नगमे ऊपर आओ, शाहगुल ने इसको पुकारा, लेकिन नगमा के कानों में कई आवाज़ें थीं। नगमा, तुम बहुत जल्द पछताओगी। ज़रक की आवाज़ किसी ज़र्ब की तरह पड़ रही थी और मान इसके दिल में टेस सी उठी। वो मुड़ी। नेक अहमद इसकी तरफ भागा, इसको बाजू से पकड़ा। वो जा रहा है, मुझे जाने दो।
इसकी आवाज़ में इल्तिजा भी थी और चीख भी। जाने दो, वो मेरे बगैर मर जाएगा। इस बार तेज़ तेज़ आवाज़ में रोने लगी। तो मरने दो, मैं इसके बगैर मर जाऊंगी। अब की बार वो नहीं रोई थी, यूं जैसे इसने मौत देख ली और मर गई। एक थप्पड़ इसके चेहरे पर पड़ा। बेहया, इस दहलीज से तुम सिर्फ मैयत की सूरत ही निकल सकती हो। नेक अहमद ने इसको बाजू से पकड़कर खींचा था। इसने ज़ोर से इससे बाजू छुड़वाया और ऊपर की जानिब भागी। सब इसके पीछे भागे। जब वो पहुंचे तो नगमा चार दीवारी से झांक रही थी, यूं जैसे कोई इसकी रूह जब्त कर चुका था। इसकी आंखें ऐसी फैली थी, दूर गली के नुक्कड़ में गाड़ी ने चक्कर काटा था। इसकी हालत बहुत ख़राब थी। जब से वो 4 सद्दा आया था इसको तेज़ बुखार था। सारी रात बुखार में तपता रहा। बरकत मामा सारी रात जागते रहे। इनका दिल इसके लिए दुख से भर चुका था। इनकी अपनी औलाद ना थी, लेकिन वो अपनी बहन का दर्द इस समय समझ रहे थे। बच्चों की आज समझाने की कई ज़ुबानें होती हैं, लेकिन यहाँ मार की ज़ुबान बहुत कारगर समझी जाती है। इससे बच्चे या तो खौफज़दा होकर पीछे हट जाते हैं या फिर बागी होकर मज़ीद इस आग में कूद जाते हैं। सुबह की रोशनी जब इसकी आंखों के पपोटों पर दस्तक देने लगी तो तड़प रहा था, यूं जैसे किसी ने इसके वजूद को शिकंजे में जकड़ रखा हो। सख्ती से कस कर वो हिल नहीं पा रहा था। इसके हलक में कांटे उगाए। वो बस जुमले दोहरा रहा था। तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो ना, और मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ नगमा। वो तड़प कर उठा तो इसके सामने एक जाना पहचाना चेहरा था, इसके हम उम्र लड़के का। वो कुछ कह रहा था, लेकिन वो सुन नहीं पा रहा था। इसके कानों में वही 2 जुमले थे जो बार बार गूंज रहे थे और इस पर गालिब होती रुस्तम खान की चिंगाड़ती आवाज़, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। ज़रक बच्चे, ये दवाई खा लो। बरकत मामा इसको बाजू से हिलाकर इसको दवाई के साथ पानी दे रहे थे। ये पहला जुमला था जो इसने इन 2 दिनों में सुना था। बरकत मामा ज़बरदस्ती इसको दवाई पिलाकर चले गए। कासिम देर तक इसके साथ बैठा रहा। इसको मामा ने भेजा था कि इसके साथ बातें करे ताकि इसका दिमाग इन्हीं सोचों के गिर्द ना घूमे, लेकिन इनको नहीं पता था कि वो इसमें कामयाब नहीं होने वाले थे, क्योंकि बातूनी कासिम के मुंह से निकला था और फ़ौरन इसको अपनी संगीन गलती का एहसास हुआ था। साहबजादा खान के बेटे से नगमा की शादी हो गई। इधर आओ, इन कैसेट में सरदार अली के सारे कैसेट्स अलहदा करके एक तरफ रख दो। वो खिड़की में बैठा आसमान को तक रहा था। इसकी आंखों तले हल्के इतने गहरे हो चुके थे कि यूँ लगता था किसी ने स्याही मल दिया। वो चुपचाप उठा और टेप रिकॉर्डर में एक कैसेट लगाकर थोड़ी देर सुनता, एक तरफ कर देता। इस काम में इसके कई घंटे सर्व किए। बरकत मामा इसके ध्यान बटाने के लिए ऐसा करते थे कि इसको किसी काम में लगा देते, इसी में मसरूफ़ रहता। कभी अपने साथ क्यारियों में लगा देते, सारा दिन दोनों टमाटर की क्यारियों में लगे रहते। कभी वो बावर्ची खाने में अपने साथ खड़ा कर लेते और इसको खाना पकाना सिखाते रहते। हम मशरकी मर्द खाने के लिए बहुत औरतों पर इन्हिसार होते हैं, हालांकि ये बहुत आसान दिल से करने वाला काम है। बस देखो मुझे, प्याज काटो और टमाटर काटो। और बरकत मामा जी एक एक चीज़ काटते और पकाने के हर मरहले के बारे में तफसील से बताते जा रहे थे। अगर किसी दिन तुम्हारी बीवी बीमार पड़ जाए तो तुम बना लेना इसकी जगह। बरकत मामा जी अपनी धुन में कह रहे थे कि ऐसे में वो रुके। इन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ कि बोलते बोलते ज़रक की दुखती रग छेड़ चुके थे। वो फ़ौरन बाहर निकला। बरकत मामा जी ने तासुफ से इसको देखा। इसके बाद बरकत मामा काफ़ी एहतियात बरतने लगे थे। वो इसकी सेहत का ख्याल रखते। इस दौरान अपनी सेहत भूल से चुके थे। बहार के अवाइल के दिनों में इनकी ज़िंदगी पर ख़िज़ां का मौसम मुसल्लत हो गया। एक दिन इनको हार्ट अटैक आया। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करने का कहा और बरकत मामा ने मना कर दिया। वैसे भी इतना कम वक्त बचा है, मैं अपने जिस्म को तार तार नहीं करना चाहता। इन दिनों इनके घर एक वकील काफ़ी आता जाता रहता। उन्होंने अतमान ज़ई बाज़ार में 4 दुकानें, अपना घर, अपने हिस्से के खेत सब इसके नाम कर दिए थे। अल्लाह से शिकवा था, एक तो बे औलाद बनाए मुझे, फिर महबूबा जैसी बीवी भी छीन ली। अब दोनों शिकवे नहीं रहे। तुम्हारी सूरत औलाद भी मिल गई और महबूबा जैसी बीवी से मिलने भी जा रहा हूँ। आखिरी बात पर कहकहा लगाकर हंसे, लेकिन वो हंसा नहीं था। दुख भरी नज़रों से इनको देखता रहा। इसकी ज़िंदगी में इससे प्यार करने वाले एक एक करके सब फ़ौरन जा रहे थे। वो अकेला हो चुका था। बरकत मामा के जनाजे पर सिर्फ अब्बास लाला और मोरजाना आई थी। 3 दिन ठहर कर जब वो जाने लगी तो इससे मिलकर रो पड़ी। इसके गाल चूमते हुए मोरजाना रोते हुए गोया हुई, बस कर दो, आ जाओ, ज़िद मत करो। वो सर नफ़ी में हिलाता रहा। आंसू की एक लकीर इसके चेहरे पर बह रही थी। आज मोरजाना इसको ये भी नहीं कह रही थी जब वो बचपन में रोया करता था कि बस कर दो, मर्द नहीं रोते।
मोरजाना चली गईं और वो अकेला रह गया। इसकी सोचें मज़ीद ख़तरनाक होने लगी थी। इसने घर के पिछवाड़े में बने इस स्टोर को खाली किया, कासिम के साथ सारा सामान लाकर यहाँ स्टूडियो बनाया जिसके लिए वो धुतकारा गया था। वो अब इसको कैसे छोड़ सकता था। अब इस सारे अमल के दौरान इसकी हालत मज़ीद बिगड़ती जा रही थी। यादें किसी स्लो पॉइज़न की तरह इसकी नस नस में सरायत कर रही थी। कासिम रोज़ आता, इसके साथ चाय पीता, इसको ज़बरदस्ती अपने साथ वॉलीबॉल मैच दिखाने ले जाता। फिर कासिम ने आना बंद किया और इसकी हालत एक दफ़ा फिर से बिगड़ने लगी। वो जिस सरजमीन पर कदम धर चुका था वो कैस की सरजमीन थी, मजनूनियत की। ज़रक ज़रक कोई इसको पुकार रहा था। इसकी थोड़ी बड़ी दाढ़ी पर किसी के नर्म हाथ जमे हुए थे जो आहिस्ता आहिस्ता इसके चेहरे को थपथपा रहे थे, लेकिन इसके आंसुओं से लबरेज आंखों के पार धुंधलके थे। ज़रमीना इसके गालों पर हाथ रखे इसको होश में लाने के लिए आवाज़ें दे रही थी। मान इसकी सरगोशियाँ थमी थीं और ज़रमीना का हाथ भी। चेहरे का रंग फ़ौरन मुतगय्यर हुआ और बाहर की ओर भागी थी। कुछ देर बाद अपने घर के सहन में पुकार रही थी, कासमा कासमा। इस दर्द भरी पुकार पर पहले भाभी निकली, फिर कासिम। क्या हुआ ज़रमीने, रंग क्यों सफ़ेद पड़ रहा है तुम्हारा? रुखसाना आगे बढ़ी, बेटी की आंखों में जवाब ढूंढने लगी। कासिम जल्दी से गाड़ी का इंतज़ाम करो, किसी डॉक्टर को बुलाओ, ज़रक बेहोश हो चुका है। कासिम फ़ौरन बाहर भागा और इसके पीछे वो। जब वो घर पहुंची तो स्टूडियो में वैसे ही बेहोश पड़ा था। आंसू की लकीर इसके चेहरे पर अब सोख चुकी थी। ऐसे में कासिम दाखिल हुआ और इसको उठाकर इसके कमरे में ले आया। इसके बाद वो डॉक्टर के पीछे गया। जब डॉक्टर आया तो उन्होंने बस यही बताया, इनकी सेहत का ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं और ये कुछ दवाइयाँ हैं। अगर नींद नहीं आती हो तो ये दवाइयाँ दे। चिट लिख कर कासिम को थमाई। और सबसे अहम बात, इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। ये कहकर वो चला गया। वो जाने कितनी देर इसका हाथ थामे बैठी रही। इसके अंदाज में झिझक नहीं थी, ना ही इसका खौफ। निकाह सिर्फ नाम का ही सही, वो इसका हाथ थामने का हक रखती थी। सारी रात वो इसके सिरहाने किसी जोगन की तरह बैठी रही। ताक में रखी शमा जलती रही, बिल्कुल इसके दिल की तरह मोम होती और फना हो जाती। अगली सुबह रोशन थी। इसके माथे पर बोसा देती मज़ीद चमक रही थी। इसकी गर्दन में एक टेस सी उठी और इसने गर्दन पर हाथ रखकर सर उठाया। हनूस सो रहा था। ज़रमीन ने इसकी चारपाई के साथ कुर्सी लगाई, इसी पर सो गई थी। फ़ौरन बाहर निकली इससे पहले कि इसकी आंखें खुल जाएं। इसने चाय के लिए पानी चढ़ाया और देसी घी में पराठे बनाने शुरू किए। जब वो इसके कमरे में गई तो वो उठ चुका था। इसकी आंखों में वही उदासी और यासियत थी। आप कल कुछ ज़्यादा ही सो गए थे, वो चाय रखती इसको मुस्कुरा कर कह रही थी। अब वो इसकी नज़रअंदाजी पर टसवे नहीं बहाने वाली थी। मेरा काम रह गया, वो उठने लगा था। ज़रमीना फ़ौरन इसके सामने जा खड़ी हुई। पहले चाय पिए, अब वैसे भी कुछ ज़्यादा ही काम कर चुके हैं। दोनों की नज़रें मिलीं। ज़रक ने देखा कि वो नीली आंखें पहली बार इसकी आंखों में झांक रही थी, बेबाक आंखें। इसने नज़रें मोड़ी और सर झटका था। मैं तुमसे कह चुका हूँ, हम एक दूसरे पर अपनी राय, अपने फैसले कुछ भी मुसल्लत नहीं करेंगे। ये ना तो राय है ना कोई फ़ैसला, बस एक प्याली चाय है और 2 पराठे। इसने मुस्कुराकर दो बदू जवाब दिया था। इस बार ज़रक को चुप होना पड़ा। गुसल खाने में आपके कपड़े रख दिए, नहा लीजिए, इतना कहकर बाहर निकली। जैसे वो बाहर निकली तो इसका दिल इंतहाई धक धक कर रहा था। इसने पहली बार इसकी आंखों में झांका था और अपनी वारी जाती नज़रों में कोई मुनाफकत भी शामिल न कर पाई। इसकी मोहब्बत बगावत पर उतर चुकी थी। इसके बाद कुछ दिन ज़रक अपने स्टूडियो नहीं गया और ज़रमीना ने गनीमत जाना वो सुबह इसके आंखें खुलने से पहले इसके लिए नए कपड़े निकाल कर गुसल खाने में रखती। फिर चाय बनाकर इसके साथ बैठकर इससे बेतुके सवालात पूछती। वो सिर्फ हाँ और नहीं में जवाब दिया करता। लेकिन वो ज़रमीना की मुस्तकिल मिजाजी से ज़्यादा इसका ढीठपन पे हैरान था। चाय पीकर बाहर निकलता तो इसके पीछे चली आती। इन पौधों को कितना अरसा हुआ किसी ने पानी नहीं दिया। क्यारी में लगे पौधों को यासियत से देखती और कहती। ज़रक मुड़कर पहले क्यारियों को देखता, फिर मुड़कर ज़रमीना को। वो हनोस क्यारियों पर नज़रें टिकाए होती, फिर कहकर वो वहाँ से चली जाती। कुछ देर बाद वो देखती कि ज़रक क्यारियों में लगा होता। ख़राब पौधों को निकाल कर इसकी मिट्टी में खुरपी चलाता। इसको ये काम करते कुछ ही देर गुजरती। ऐसे में ज़रमीना इसके पास आ जाती। ज़रक की खामोश नज़रें उठती। ज़रमीना वैसे ही पानी का लोटा लिए खड़ी होती। ज़रक अपने कीचड़ लगे हाथ आगे करता और वो नीचे इसके हाथों पर पानी गिराती। जब वो हाथ धोकर जाने लगता, छोटा तौलिया इसको पकड़ाती। ज़रक सवालिया नज़रों से इसको देखता। अब बच्चों की तरह दामन से हाथ पोंछेंगे।
ज़रक इसके मुस्कुराहट दबाए चेहरे को देखकर रह जाता, तौलिया पकड़कर हाथ पहुँचता और इसको पकड़ा देता। खाने में क्या बनाऊं? जो तुम्हारी मर्जी। नहीं, आप बताएं। ज़िद्दी लहजा। कुछ भी बना लो। हनोज खड़ी रहती तो इसे बताना पड़ता। जब दोपहर का खाना वो बना चुकी होती तो हाल में दस्तरखान सजाकर इसको बुलाने आती। खाना तैयार है। चुपचाप कुर्सी पर बैठा कहता, मुझे भूख नहीं। मुझे तो है, तो जाकर खाओ। आप भी आएँ। वही ज़िद्दी लहजा। आज इसने ज़रमीने को देखा था, इसकी नाक पर गुस्सा धरा था। वो उठा। ज़रमीना इसको देखती रही। ज़रमीना के दिल की धड़कनें अथल पथल हुई। वो 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, वो इसके ऐन सामने। ज़रक का चेहरा अब जर्द नहीं था, इसका चेहरा अब चमक रहा था। इसकी आंखें गुस्से से भरी थी और इसकी पुरहिद्दत सांस ज़रमीने के चेहरे पर पड़ रही थी, जो सांसें रोके खड़ी थी। इसको यकटक देख रही थी। वो साकित इसलिए थी क्योंकि ज़रक ने इसको दोनों बाजू से पकड़ा हुआ था। क्यों कर रही हो तुम ये सब? जानबूझकर किसी जिन की तरह मेरे हवासों पर सवार हो रही हो। मुझे क्या पहनना चाहिए, मैं क्या खाना खाना चाहता हूँ, मुझे कौन से फूल उगाने चाहिए, तुम ये सब किस लिए कर रही हो? इसकी आंखें भरने लगी थी। इन आंसुओं में ज़रक का गुस्सीला चेहरा ठहर गया। अपने लिए वो बोली तो एक आंसू टपका था। आवाज़ में एक तरफा मोहब्बत की किरचियाँ थीं। अपने लिए? वो इस्तेहज़ाइया हंसा था। आप मुजस्मे क्यों बनाते हैं नगमा के? क्यों? इसलिए ना कि आपको मालूम है ये बात कि इसकी मोहब्बत आपको पागल कर रही है। हर वक्त इसके मुजस्मे बनाते हो। मजनूनियत में बस आपको एक चेहरा ही याद रहता, इसका, नगमा का। ज़रक की गिरफ्त इसके बाजू पर ढीली हो गई। मैं भी कर रही हूँ अपने लिए, आपकी कुर्बत पाने के लिए। मैं तुम्हें बता चुका हूँ हमारा रिश्ता महज निकाह के 2 बोल तक महदूद है। हाँ, बता चुके हो। जैसे वो आपको बता चुकी थी कि इसका आपके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। फिर भी आप इससे इतनी मोहब्बत करते हो। आपको इख्तियार है इस पर। मैं इसको, इस ज़रक की सांसें उखड़ने लगी। मैं इसको भूलना चाहता हूँ, लेकिन इसका चेहरा मेरी याददाश्त से जाता नहीं। वो पलटा और कुर्सी पर बैठा तो इसके हाथ कांप रहे थे। मैं इसकी मोहब्बत में बहुत आगे निकल आया हूँ। वो अब ज़रमीना को देख रहा था। यासियत इसकी आंखों से टपक रही थी। इस वक्त ज़रमीना का दिल डूबा। मुझे लगा था वो मेरे लिए खड़ी होगी, सबके सामने कहेगी मैं ज़रक को इसके हर कमी, इसके हर गुनाह के साथ कबूल करती हूँ। मुझे यही लगा था। वो दोनों एक दूसरे को यूं देख रहे थे जैसे पलकें झपकी तो मंजर तहलील हो जाएगा। मैं सारी उम्र अपने बाप की मोहब्बत के लिए तरसता रहा। बाकी बेटों को चाहते थे, लेकिन इनकी ज़ुबान पर कभी मेरा नाम नहीं आया। कभी उन्होंने प्यार से मुझे बेटा नहीं कहा। फिर इनको अपने बाप होने का हक याद आया जब मेरे गुनाह देखे इन्हें। तभी क्यों इतनी आसानी से कह दिया कि छोड़ दो। अब मैं बहुत अकेला हूँ। ये अंधेरा मुझे निगल रहा है। मेरा अब किसी चीज़ पर यकीन नहीं रहा, ना मोहब्बत पर, ना रिश्तों पर, और ना ही खुदा पर। अब की बार इसकी आंखों से आंसू टपके थे। ज़रमीना आगे बढ़ी, इसके कदमों में बैठ गई। पलट आओ, छोड़ दो मुजस्मा साजी, माफ़ी मांग लो खुदा से। वो माफ़ कर देने वाला है। पलट आओ। उसने ज़रक का हाथ थामा था और ज़रक ने इस बार इसका हाथ झटका नहीं था। मेरा हाथ थामो, मैं तुम्हें अंधेरे में भटकने नहीं दूंगी। तो मुझे कह रही हो मुजस्मा साजी छोड़ो, और तुमने जो वो बिद्दत की थी वो गुनाह नहीं समझोगी। मैं तब भी इसको बिद्दत और गुनाह समझती रही, लेकिन पता है जब बात किसी प्यारे की ज़िंदगी की हो तो इंसान अंधा हो जाता है। मैं भी हो गई थी। मुझे लगा कि अगर वो इससे ठीक हो सकता है तो मुझे कोई परवाह नहीं अपनी ज़िंदगी की। मैं बहरी हो गई थी जो अपने मन की बात नहीं सुन रही थी, और अल्लाह पर यकीन करना चाहिए था मुझे। फिर होश आने पर मेरा ज़मीर मुझे पछतावे की दलदल में धकेलने लगा। और तुमने क्या किया? वो अब इसको देख रहा था। मैंने उससे माफ़ी मांगी, जिसके सिफ़ात में एक माफ़ कर देने की सिफ़त भी है। और फिर इसके बाद मेरा दिल हल्का हो गया, किसी मखमल से बने पर की तरह। वो बोल रही थी और दोनों एक दूसरे की आंखों में झांकते जा रहे थे। नेक अहमद की शादी हो गई। इन 2 घरों में एक दीवार खड़ी की जा चुकी थी, और लिबास और अली ख़ान की भी। नगमा शादी के बाद बहुत कम आती थी। इसका शौहर इंतहाई शरीफ इंसान था, करीबी गांव के अमीर ख़ानदानों में से एक। वो वहाँ राज कर रही थी, ये उनका मानना था, लेकिन दर हकीकत इसकी ज़िंदगी एक जहन्नुम थी। आज वो अपनी बेटी की पैदाइश के बाद 40वें से नहाई तो वो अपने घर आई थी, वो भी शाह गुल के बार बार बुलाने पर। नगमा नहीं रही थी। वो एक मुरझाया हुआ फूल थी जिसके हुस्न को असदुल्ला ने गहना दिया था। वो खाविंद है तुम्हारा, अगर 2 थप्पड़ मार भी दे तो बर्दाश्त कर लिया करो। देखा नहीं तुमने कैसे मेरी सारी बहुएं अपने शौहरों को मुट्ठी में कर चुकी हैं।
ابھی تو میں زندہ ہوں، تمہارا داجی زندہ ہے، اس کے بعد تو یہ تینوں تمہیں۔ شاہ گل اس کو سمجھا رہی تھی لیکن وہ سن نہیں پا رہی تھی۔ وہ یک ٹک اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی جو بالکل اسی کی طرح تھی، خوبصورت اور معصوم۔ میں چلتی ہوں بس، وہ اٹھنے لگی۔ ارے ابھی تو آئی ہو تم اتنی جلدی میں؟ شاہ گل نے اس کو روکا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کا بیگ اٹھایا، پھر برقع باہر نکلی تو برآمدے میں سفید نماز کی ٹوپی سر پر، سیاہ واسکٹ اور اس پر نیک احمد اس کو دیکھ کر رکا۔ وہ اس کو بنا دیکھے نظر انداز کرتی جانے لگی۔ ایسے میں اس کے پیچھے اس کو پکارتی شاہ گل نکلی۔ نغمہ کا چہرہ سپاٹ تھا لیکن وہ رک نہیں رہی تھی۔ جیسے دروازے تک گئی، اسی وقت دروازہ کھلا اور اس نے جو دیکھا اس کی سانسیں تھمی اور قدم بھی۔ دروازہ کھول کر آتی اس نے لڑکی نے اپنا سفید برقع اتارا تو اس نے دیکھا سلک کی سیاہ شلوار قمیض پہنے لڑکی اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس نے سرخ بنارسی دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا جس کے چاروں طرف سنہرا بنارسی بارڈر تھا اور بیچ میں 3 پتیوں والی سنہری بوٹی۔ اس لباس میں لڑکی کا دودیا چہرہ مزید اجلا اجلا لگ رہا تھا اور سرخ لپسٹک لگائے اور چہرہ گلابی، کاجل لگی نیلی آنکھیں۔ ایک لڑکی اتنی حسین کیسے دکھ سکتی تھی؟ اس لڑکی کا حسن نہیں تھا جس سے اس کے قدم تھمے تھے، اس لڑکی کے اوٹ سے نکلتا وہ سفید اجلے کاٹن کے شلوار قمیض پر سیاہ نیا نکور واسکٹ پہنے وہ شخص جس کی تباہی میں کچھ حصہ وہ بھی رکھتی تھی۔ اس کے سیاہ عمیق بال آج بھی اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، تازہ شیو، پاؤں میں پشاوری چپل۔ 3 ایک ہی تکون میں کھڑے خاموش تھے۔ نغمہ مڑی اور گھر سے باہر جانے لگی، پیچھے سے نکل کر اس کو پکارتی شاہ گل بھی زرق کو دیکھ کر تھمی تھی، لیکن انہوں نے دیکھا ان کی بیٹی جو واپس جا رہی تھی اب پھر سے گھر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ تاریک تھا۔ مور جانے باہر دیکھو کون آیا ہے۔ فاطمہ ان دونوں سے مل کر اب دوائیاں لینے کے بعد سونے کی کوشش کرتی مور جانے کے کمرے میں آ کر جوش میں چلا رہی تھی۔ انہوں نے حیرت سے دیکھا، فاطمہ کے چہرے پر اپنا جواب پا کر فوراً اتر کر چپل پہننے کے لیے دیکھنے لگیں۔ جلدی میں ان کو چپل نہیں مل رہی تھی، انہیں خواب لگ رہا تھا اس سے پہلے کہ ان کا خواب ٹوٹ جاتا۔ ننگے پیر باہر نکلی تھی اور انہوں نے دیکھا صحن میں باہر کی روشن دھوپ پڑ رہی تھی اور چارپائی پر بیٹھے رستم خان کے قدموں میں ان کا وہ بچہ بیٹھا تھا جس کے لیے وہ ہر وقت رویا کرتی تھی۔ اس کے پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی جس کا چہرہ سورج کی روشنیوں میں چمکتا جا رہا تھا۔ اس لڑکی نے مور جانا کو دیکھا اور مسکرائی۔ مجھے معاف کر دیں داجی۔ معافی مانگ رہا تھا اور سر جھکائے داجی کی بوڑھی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ معافی تو وہ بھی مانگنا چاہتے تھے۔ جتنی نفرت انہیں زرق خان کو اس کے گناہ سے روکنے کے لیے کی، وہ اگر اس کو محبت سے سمجھاتے تو آج وہ ان کے قدموں میں یوں نہ بیٹھا ہوتا۔ سچ کہتے ہیں معافی مانگنے کی ہمت ہر کسی میں نہیں ہوتی اور ان میں بھی نہیں تھی۔ رستم خان نے اس کے جھکے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور اس وقت برآمدے میں کھڑی مور جانا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ اسٹوڈیو کی محرابی کھڑکیاں کھلی ہیں اور اس پار بہار کا سفید پھول کھل چکا ہے۔ سورج کی چمکتی روشنی اس کے فراخ روشن ماتھے پر پسینے پر پڑتی ایسی معلوم ہوتی جیسے کسی جوہری نے اپنے سارے موتی اس کے ماتھے پر سجا دیے۔ اس کا اسٹوڈیو نغمہ کے مجسموں سے خالی تھا، ماضی کی یاد کی طرح وہ اس کے حافظے سے ابھی تک لپٹی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو تازہ گارے سے ہٹے تھے۔ لاشعوری طور پر اس نے ہاتھ کی پشت سے ماتھا صاف کرنا چاہا اور شہادت کی انگلی سے مٹی اس کے ماتھے پر ثبت ہو گئی۔ اسٹوڈیو کے بیچ گھومتے ہوئے چاک پر مٹی کو اس کے ہاتھ کوئی نئی شکل دے رہے تھے۔ اسی وقت تاجدار سورج کی چمکتی روشنیوں کے سامنے وہ سادہ سفید جارجٹ کے کپڑے پہنے لڑکی کھڑی ہوئی تھی، مسکرائی اور اس بے خبر سفالگر کے قریب آئی۔ گھومتے چاک پر مٹی کے گرد اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ زرق نے ان ہاتھوں کو دیکھا جنہوں نے اس کی مٹی کو صنم تراش سے سفالگر میں بدل ڈالا تھا۔ زرق نے مڑ کر دیکھا اور دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس گیلے گارے کی خوشبو پر محبت کی خوشبو قابض ہونے لگی۔ کوئی اس کے بعد یہ نہ کہہ سکے کہ میں کوئی اور ہوں اور تو کوئی اور۔ یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک حافظ۔